नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तपस गुप्ता है। मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपने कैमरे खोल लीजिए। जो भी लोग कैमरे खोलेंगे तो मेरे को क्या होता है, मैं फोकस से काम कर पाता हूँ। तो उनको मैं पर्सनली जान भी जाऊंगा। और आप लोगों को जी, जसवंत जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। समयोग जी नमस्कार, आपको भी मैं जानता हूँ। अमन जी बहुत अच्छी बात है। रफीक भाई आप भी खोल लीजिए। तो उससे क्या होता है, हम पर्सनली जानने लगते हैं। अब जसवंत जी का नाम भी नहीं आता तो मैं उनके चेहरे से जान जाता। तो कैमरा होने का बड़ा फायदा है। मेरा भी मन करता है कैमरा बंद करके बात करूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता। आप जानोगे कैसे मुझे। तो आप सब लोगों में से जिनकी फर्स्ट सेशन है वो एक बार लिख देना, इसके ऊपर फर्स्ट लिख देना चैट पर। जैसे रफीक भाई हैं, आई थिंक आपका फर्स्ट है। अमन भाई आपका है। आदित्य जी आपका भी फर्स्ट है। सुनील जी आपका भी फर्स्ट है। फिर भी एक बार लिख दीजिए जिन जिन लोगों का फर्स्ट है। ओके, आदित्य जी, अमन जी, मुनावर जी, काजी मुनावर जी, आप अपने चेहरा हमें दिखाइए। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा भी दिखा दोगे ना तो मेरे को याद हो जाएगा। फिर मैं आपकी जिम्मेदारी ले लूंगा कि आपको सिखा के ही घर भेजेंगे हम। अमन विरानी, आप अवेलेबल हैं तो आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। एक तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि आप अवेलेबल हैं। गौतम जी ने आना था, वो नहीं है। गौतम जी अगर आप हैं तो आप एक बार लिखिएगा, मुझे नहीं दिख रहे हैं। अमन त्रिपाठी जी आप हैं? अमन त्रिपाठी जी आप आए हैं? क्योंकि अमन नाम से हमारे पास दो आ रहे हैं। सुनील जी, सुनील कुमार जी आप हैंगे? सुनील नाम से भी दो हैं हमारे पास, एक एमपी से एक पुणे से। तो जौन से आप सुनील जी नरवारिया जी, आप कहाँ से हैं, पुणे से या एमपी से? चैट बॉक्स पे लिख दीजिए आप एमपी से हैं, राइट। और बजाज साहब नहीं आए क्या? सुनील बजाज जी, आप सब लोगों को हमारी पीडीएफ शीट मिल गई है कोर्स की। ठीक है। काजी मुनावर जी, आप तो हमारे से हैंड होल्डिंग ले चुके हैं, राइट? यस लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे 3-4 सेशन लिए हैं उनको हो सकता है थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, और हो सकता है आपको कुछ बोर भी लगे। तो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, लेकिन आप लोगों का रिवीजन होना भी बहुत जरूरी है। और आप लोग अपने डाउट्स जरूर पूछिएगा। इससे क्या होता है कि जो नए लोग आए हैं आज, उनको काफी हेल्प हो जाती है आपके डाउट से। तो ये हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपने डाउट्स पूछेंगे। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, एक कॉपी पेन ले लीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो बड़ी गलती लोग करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आप कॉपी पेन ले लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले एक बार अशोक सर से, और अशोक सर को इनवाइट करते हैं। अशोक सर आपका स्वागत है। एक बार हमारे पार्टिसिपेंट से बात करिए प्लीज। नमस्कार मित्रों। मैं बिल्कुल आपके साथ, आपका कोच, मेंटर, फ्रेंड, स्टार्टअप इंडिया के सौजन्य से मैं आपके सामने हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप लोग जो हैं वो नॉर्मल लोगों से अलग हैं, क्योंकि आपने ऑप्शन लिया है कि आप इसको सीरियसली सीखना चाहते हैं। तो आप उसमें भी, जैसे हर क्लास में कुछ लोग बैक बेंचर होते हैं, कुछ फ्रंट बेंचर होते हैं,
तो आप कोशिश करिए कि आपने पैसा दिया है आप उसका पूरा उपयोग करें। और देखिए, आप नहीं सीखेंगे तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहाँ किसी को, ये कोई स्कूल की क्लास नहीं है कि उसको मुर्गा बनाया जा सकता है या सिखाया जा सकता है। बहुत सिंपल सा है, एक क्लास में सब लोग होते हैं, आईएएस थोड़े से बनते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि सारे आईएएस बने, सारे इंजीनियर बने, सारे डॉक्टर बने। तो उसमें सबसे ज्यादा अगर आप डाउट्स को मन में रखे रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। और एक बात यह है कि देखिए, हमने ये जो टीम है, ये बिल्कुल प्रॉफिट के लिए नहीं है। ये कोई हमें बायजूस नहीं बनाना है इसका। ये एक बहुत ही निश बनाया, एक बहुत प्राइवेट हमारा एंडिवेयर था जो शुरू हुआ। तपस जी बताएंगे अभी आपको हाउ इट स्टार्टेड। और इसका आप पूरा उपयोग कीजिए। हम बहुत टाइम तक ये इतना सीरियसली हम इसको कर रहे हैं। तपस जी अपना बिजनेस छोड़कर इधर आए हुए हैं, छोड़कर मतलब उससे टाइम निकाल कर। राहुल जी अपना बिजनेस से टाइम निकाल कर इधर हैं। यहाँ सिर्फ एक मैं हूँ जो बहुत कोई डायरेक्ट बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरे बच्चे ये लोग करते रहते हैं। तो लेकिन जो ये समझा सकते हैं वो मैं नहीं समझा सकता हूँ। तो मैं आपको ये कहूंगा, और ये जो हमारा सेशन है, ये जो स्टार्टअप इंडिया है, अगर आपके मन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की ख्वाहिश है तो वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन होल सोशल मीडिया जो आपको हैंड होल्डिंग देता है, जो आप, जहां हम आपके डाउट्स क्लियर करने के फिजिकली अवेलेबल होते हैं। और कोई अगर कोई है तो आप हमें बताइएगा, हम उसको वॉच करेंगे, वहां से हम कुछ और बेटर अगर हो सकता है हम आपको बताएंगे। बट एज पर आवर नॉलेज, वी आर द वी हैव मोनोपोली इन दिस बिजनेस टू सपोर्ट यू फ्रॉम दिस वेबिनार्स एंड हैंड होल्डिंग एंड मास्टर क्लास। यहाँ हम अपना पूरा आपको देंगे। और मास्टर क्लास का भी मेन उपयोग यही है कि आप थोड़े से बेसिक चीजें आप सीख जाएं। इससे आपको मास्टर क्लास से मास्टर नहीं बनना है, आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन बेसिक चीजें सीख जाएं तो आप मास्टर जैसे ही हो जाएंगे। कल को कोई आदमी आपके साथ बात करे और वो हाई सीज बोले, सीआईएफ बोले, एफओबी बोले, तो आप उससे घबराएं नहीं, ऐसा ना लगे। क्योंकि अगर आपको नॉर्मल टर्म्स भी नहीं आती हैं, थोड़ी उनको, और बार बार जो दोबारा आ रहे हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोबारा तभी आता है जब पहली बार में वो सेटिस्फाई होता है, कुछ उसको बेटर मिला होता है। तो जो आप दोबारा तिबारा चौबारा जो भी आ रहे हैं, तो उसका पूरा उपयोग करें और इस प्रोग्राम का पूरा फायदा उठाएं। अभी से मैं कहना शुरू कर रहा हूं कि जो सीखना चाहते हैं वो हैंड रेज का ऑप्शन उन्हें मालूम है कि इसमें रिएक्शन में जाके हैंड रेज कर सकते हैं। क्योंकि इंटरेक्टिव रहेगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। थैंक्स अ लॉट। कहते ही सुनील जी ने, एमपी से हैं देखिए, मैंने भी सुन लिया था, मैं वहीं पे था। और राखी जी भी बहुत सीरियस हैं, उन्होंने हमारा अभी मास्टर क्लास लिया है, हैंड होल्डिंग भी लेना है उनको। और सभी लोगों का जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, रफीक भाई, जसवंत जी, आदित्य जी, अशोक इन सर, सब से। वेट अ जी मिनट। एक्चुअली मेरे को जी एक अनाउंसमेंट करनी थी। जी, बिल्कुल जेड प्लीज। ई एक्स के नाम से जिन्होंने एनरोल किया, प्लीज वो अपना नाम जो एंटर करा हुआ है हमारे पास, रजिस्टर्ड नेम है, उस नाम से रजिस्टर कर लीजिए, वरना आपको लेफ्ट करना होगा मीटिंग से सर। चैट पे अपना नाम लिख दीजिए। सैमसंग भी, सैमसंग एस एम, सैमसंग एस एम भी अपना नाम लिख दीजिए। जेडी, मुझे लग रहा है ये अनअवेलेबल है दोनों जने। काव्या मैडम, आई थिंक वो अनअवेलेबल। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नए लोग हैं, बता बंद।
जी। तो आप सब लोगों से बात हो रही थी। अशोक सर, आप बता रहे थे कुछ। जी बिल्कुल। देखिए, मैं बस एक बात रिपीट करूंगा कि जो आपने हैंड रेज किए हैं, वो सबसे जरूरी चीज है अपने डाउट्स को क्लियर करना। अगर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं तो ही आपको इसका पूरा यूटिलिटी, इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। और ये है ही इसलिए कि आप अपने डाउट्स क्लियर करें। मैं बीच में मैं कह रहा था, यहाँ मुझे लग रहा है आदित्य पिलानिया सबसे यंग लग रहे हैं मुझे। तो और अमन जी तीर्थानी। और तो देखिए, जो आपने ओपन किए हुए हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है हम लोगों के बीच में बैठे हैं, हम किसी कंप्यूटर से बात नहीं कर रहे हैं, किसी एलियन से बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी। अमन वीरानी जी, आपका वो बड़ा अच्छा है डीपी, तो आपकी शक्ल भी बढ़िया ही होनी चाहिए। आप आएंगे तो बड़ा रौनक आएगी। अमन अमन जी। हाँ, थैंक यू अमन जी। आपके डीपी से आप बेटर हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तपस जी, अब मैं कहूंगा कि आप इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। अमन वीरानी जी, आप अमन त्रिपाठी जी हैं क्या? नहीं। आप अनम्यूट करके बताना, अमन वीरानी जी। आप कहाँ मैं से हैं? ईरानी हूँ। आप कहाँ से हैं अमन जी? सूरत, गुजरात। अमन जी सूरत से। तो ये आपका फर्स्ट सेशन है? हाँ। तो आपने मास्टर बैच लिया हुआ है हमारा? हाँ, मैं रफीक वीरानी के साथ ज्वाइन हुआ हूँ साथ में। अच्छा, आपने रफीक भाई के साथ में ज्वाइन किया हुआ है। हाँ। ठीक है। ओके। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, जो जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इसकी विशेषता क्या होती है। एक तो इंटरनेशनल घूमने को बहुत मिलता है। आप पूरे वर्ल्ड में जहां जहां से काम करेंगे घूम सकते हैं, और वो जो खर्चा है वो आपकी कंपनी बेयर करती है, काम के ऊपर पड़ता है वो खर्चा। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मंडे टू फ्राइडे काम करता हूँ, सैटरडे संडे घूमता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे कोई काम नहीं होता किसी भी कंट्री के अंदर। और उसके बाद अपने घर आ जाते हैं। तो हमारा जो वैकेशन का खर्चा होता है ना, तो वो बच जाता है। तो ये मैं यही मेरे को एक शौक था जो मुझे इस बिजनेस के अंदर लेकर आ गया। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो अशोक सर से मैं यही बोला करता था, सर मुझे, आप अमेरिका रहते थे, आप ऐसे रहते थे, तो अचानक मुलाकात हुई थी अशोक सर से, तो बोले भैया काम कर लो, तुम भी घूमना शुरू हो जाओगे, अब थक चुके हैं हम। अब तो हम सोचते हैं हमारी जगह कोई और जाके काम कराए। 15 घंटे की फ्लाइट, 12 घंटे की फ्लाइट, 8 घंटे की फ्लाइट, इन सबसे थक चुके हैं अब हम। तो वो जितना शौक था ना, वो शौक सर ने 15-17 साल में रगड़ दिया हमारा। तो यही सब बात है। तो इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की हम तारीफ करते हैं। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा लेट आए हैं, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। अभी तक हमने बातचीत करी थी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की खासियत क्या है, और आज सब लोग यहाँ मास्टर बैच के अंदर हैं, कुछ लोग हमारे हैंड होल्डिंग में हैं। तो मास्टर बैच की हमारी ये विशेषता है, हमने इसको 4 सेशन में डिवाइड किया है। इसके अंदर मैंने और अशोक सर ने अपनी एक्सपर्टीज लगाई है, कुछ हमारे राहुल जी ने अपनी एक्सपर्टीज लगाई है कि अगर हम फर्स्ट सेशन में कुछ लिमिटेड बातें करें, फिर सेकंड सेशन में कुछ करें, फिर थर्ड में करें, तो लगभग 2 से 3 सेशन में जाके कुछ एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि आप काम को पूरा पूरा जान जाते हैं। तो मैंने देखा है अपने हर वेबिनार के अंदर जब हमारा मास्टर बैच खत्म होने लगता है, तो कुछ लोग तो 50-60% करीब पहुंचे होते हैं, कुछ लोग 90-100% पहुंच जाते हैं। बातचीत सबके साथ उतनी ही हुई होती है। लेकिन अंतर क्यों आता है? क्योंकि हम उस समय अपने किसी काम में बिजी हो जाते हैं जिस समय वेबिनार चल रहा होता है। तो अगर हम पूरी अटेंशन दे दें, इसीलिए हम इसे 7 बजे के बाद रखते हैं कि आप अपनी जॉब से, बिजनेस से, सब जगह से फ्री हो जाएं। मैं भी फ्री हो जाता हूँ अपने ऑफिस से, तो इसलिए हम, मैं भी पूरी तरह से आप लोगों के साथ 2 घंटे फोकस कर पाता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं आ पाता, मेरे फोन बहुत आते हैं। तो इसमें जो जो लोग नोट्स बनाते रहेंगे, अपने डाउट्स हमसे पूछेंगे, और जो हमने प्रोग्राम में टास्क बनाया होगा वो पूरा करेंगे, पूरा एक वीक मिलता है उसको पूरा करने के लिए, तो वो लोग तो 90-100% करीब करीब पहुंच जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं पहले दिन ही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ
कि जसवंत जी आपने पहली बार भी हमारा देखा हुआ है, आपका रिपीट सेशन है, तो क्या आप अपने आप बता सकते हैं, तब थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगी ये बात। प्लीज आप बताइए एक बार। अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। जी जी सर। जसवंत जी। जी। सर मैंने इसमें तो कितनी नॉलेज, सच्चाई है, जो बात मैंने बताई है उसमें कितनी सच्चाई है कि कुछ लोग 50-60% पहुंच पाते हैं, कुछ लोग 90-100 तक पहुंच जाते हैं, ये एक बार बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे जैसे हम आपकी क्लासेस अटेंड करते हैं तैसे तैसे हमारे नॉलेज में बढ़ोतरी आ रही है, और जो भी हमारे पास डाउट होता है वो निकल जाता है। तो ठीक है जी। उससे 5-10% हमारी जो गेनिंग पावर और बढ़ जाती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि हम कर सकते हैं, ठीक है हम जी। कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। तो जसवंत जी, क्या अगर हम वेबिनार के साथ साथ अगर अपना काम करते रहेंगे, या फोन कॉल हम्म। पे चले जाएंगे, या कैमरा बंद करके बैठेंगे, तो क्या आपको लगता है कि हम 90-100% तक पहुंच पाएंगे 2-3 सेशन तक? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। अगर हम पूरा फिर भी अटेंशन देंगे तो पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप इस काम को कर चुके हो हमारे साथ, तो इसीलिए हमने आपसे पूछा कि, क्योंकि अगर मैंने देखा लोग कैमरा बंद करके अपने फोन पे बातें करते रहते हैं, या उठ के चले जाते हैं इधर उधर, तो वो फिर हमें नहीं मालूम चल पाता कि आपने क्या कितना नहीं, जान लिया और कितना नहीं जैसे जाना। आपने पहले कहा कि हम उधर उधर बिजी हो जाते, तब जब अटेंशन हम डाइवर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम पीछे रह जाएंगे, लैग बिहाइंड रह जाएंगे। और मैं राखी जी, आपको शायद परसों हमने वेबिनार में देखा था, और आप दोबारा देखें। यू वेलकम राखी जी। तो आपके अंदर वो, मुझे ऐसा लगता है आप बिल्कुल सीरियस हैं, बहुत सीरियस है, सुपर सीरियस है आप। बाकी लोग भी सीरियस है, पर राखी जी को मैंने परसों भी देखा था, उन्होंने क्विक डिसीजन लेकर उसको ज्वाइन किया था, तो उससे पता चलता है। और राखी जी ऑलरेडी मेटल बिजनेस के अंदर है, कोलकाता से हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। और हमारे बीच में संयोग जी हैं और जसवंत जी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, और उनका ये रिपीट सेशन है। इससे पहले से वो 1-2 महीने पहले से ज्वाइन है हमारे साथ। और जी। वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, यही कम्युनिटी होती है। इसी तरीके से कम्युनिटी बनती है। वो थोड़ा अभी फ्रेश है, तो इसलिए वो भी टाइम ले रहे हैं कि धीरे धीरे हम इसको एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे, कोई गड़बड़ ना हो जाए। देखिए, एक्सपोर्टर के साथ एक और बड़ी बात बताए तो, मान लेते हैं आपको पैसा मिल गया, आपने माल चला दिया, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई, और खरीदने वाले को भी पूरी नॉलेज नहीं थी, तो उस बेचारे को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हम हम्म। आप लोगों से यही कहते हैं कि आपकी नॉलेज पूरी रहे, आपकी वजह से किसी को गलती नहीं लगनी चाहिए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका भी नहीं होना चाहिए, उसका भी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए नॉलेज हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेंगे। कुछ मेरे से मिलेगी, कुछ अशोक सर से मिलेगी, कुछ के लिए हम आपको मार्केट में बेचते हैं, जो मार्केट से ही सुनकर आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, मैं भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर क्या बातें हो रही है, और हम बताएंगे आपको। और लेकिन फिर भी हम कहते हैं जी, खुद से उठ के आप मार्केट में जाओ। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम बिल्कुल, ये तो थी एक जनरल बातें, आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना जरूरी था कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है, और आपको कितना उसमें अटेंशन देनी है। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ खाजी मुनावर जी हैं, आपको मैं नहीं जान पाया हूँ, आपसे नहीं बात कर पाया। और अगर आप 2 मिनट बात करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा खाजी जी। और अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आपकी चॉइस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी लोगों के लिए खास बात, सबसे पहले गलती जो करते हैं, मेरे मैं मोर देन 500 से ज्यादा लोगों को प्रैक्टिकली ट्रेन करा चुका हूँ 2-3 सालों में। अशोक सर की तो गिनती ही नहीं है, ये 20 साल से लोगों को सिखा रहे हैं मुझे, मैंने कभी डाटा नहीं बनाया उसका। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मन में आता है जी इंपोर्ट करूंगा, और एक इंपोर्ट आईसी कोड ले लेते हैं, कोई पॉल्यूशन लाइसेंस बनवा लेता है, जीएसटी का नंबर ले लेते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर लेते हैं और बैठ जाते हैं जी। अब उनको समझ नहीं आ रहा होता क्या करें, ऑनलाइन इंटरनेट पे अली बाबा खोल लेते हैं, ये सब चीजें कर लेते हैं। तो आप बड़े बड़े अक्षर में लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, सबसे पहला पॉइंट, कि हमें कोई भी कंपनी सेटअप नहीं करना। जो ऑलरेडी आपके पास जीएसटी नंबर या कंपनी है तो वो चलेगा, उसके अलावा कोई हमें नया फॉर्मेशन कुछ भी नहीं करना होता। वो इसलिए मैं आपको कहता हूँ क्योंकि हमें पहले सीखने के ऊपर अपनी सारी मेहनत करनी है। और कंपनी फॉर्मेशन 1 वीक का काम है, मैक्सिमम 1 वीक का काम है। 10,000 रुपए से लेकर 5,000 से इवन लेकर
20,000 रुपये मैक्सिमम में वो सारे काम हो जाते हैं। और पोल्यूशन लाइसेंस पे लगभग लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है मेटल स्क्रैप में। पोल्यूशन लाइसेंस कुछ चीजों के लिए चाहिए होता है, प्लास्टिक का 20-25 हजार रुपए में बन जाता है, और अगर मेटल इंपोर्ट करना हो तो 1 लाख रुपए करीब का मैक्सिमम खर्चा आता है। उसके खर्चे कुछ ज्यादा होते हैं, उसमें कंप्लाइंसेस ज्यादा होते हैं। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, राखी जी आप भी कर लीजिए, जिन लोगों को मेटल का करना है वो भी कर लीजिए। अदर्स चाइना से किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करना है वो कर लीजिए। जिन भाई साहब को भी एक्सपोर्ट करना है, अब्रॉड बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं, तो उनके लिए भी सेम बात आती है, कोई कंपनी सेटअप नहीं लगाना। अदरवाइज आपको होगा क्या, मान लेते हैं 1 महीना 2 महीना या 3 महीना आपको लगा काम को स्टार्ट करने में, तो सारे दिन आप वो सीए की बात करते रहोगे, सीए को पैसे दोगे कि यार इसकी रिटर्न भेज दे क्योंकि काम करो ना करो नील की रिटर्न जरूर जाएगी। ठीक है जी। तो एक ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा से रहता है सब लोगों के साथ, कि कंपनी सेटअप नहीं करना जब तक काम करना नहीं सीखते, और जो काम अपना कर रहे हैं उसके साथ में रहते रहते सीखना होता है। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, सर मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। हमारे बीच में एक पार्टिसिपेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में है वगैरह, जी मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसको सीखना शुरू करूंगा, तो हम मना कर देते हैं। आप साथ में रह रह के पार्ट टाइम इसको कर सकते हो, और वो ही करना चाहिए। कंपनी कंपनी का नाम क्या सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे रजिस्टर करना चाहिए, वो सब बहुत आसान है। कोई भी नाम रख दो, इंटरनेशनल नाम होना चाहिए, थोड़ा इंग्लिश होना चाहिए। लोग थोड़ा ट्रेडिशनल नाम रख लेते हैं, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आपको जैसे ग्लोबल, ओवरसीज, इंटरनेशनल और ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करने चाहिए, इम्पैक्ट्स और ये सब चीजें रहनी चाहिए। टेक्निक ये रहती है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें इसलिए करना होता है कि हमने बोला भाई इंटरनेशनल बिजनेस है, और इसके अंदर बाहर घूमने का मौका मिलता है, लोगों से बात करने का मौका मिलता है, दुनिया देखने को मिलता है। हर कंट्री में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरीका होता है उनसे व्यापार करने का। बेसिकली जब भी हम किसी कंट्री में जाते हैं तो हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि इस कंट्री में इस कम्युनिटी का को कैसे उनका व्यवहार को मैच करा जाए। जैसे कि सूरत जाते हैं हम, तो सूरत के लोग कैसे होते हैं थोड़ा सा मालूम चल जाए तो व्यापार करना आसान हो जाता है। दिल्ली के लोग कैसे होते हैं ये मालूम चल जाए तो आसान हो जाता है। बिहार के लोग कैसे होते हैं, तो थोड़ा सा हर कंट्री टू कंट्री भी ये वेरी करता है। मैं बहुत कंट्रीज में ट्रेवल किया हूँ, तो मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो अंग्रेज जो होते हैं ना, उनको कुछ अलग चीजें पसंद होती हैं। जैसे इंडियंस बहुत सारी बातें बहुत करते हैं लेकिन काम थोड़ा सा करते हैं, तो ये इससे अंग्रेज लोग चिढ़ जाते हैं, तो उनसे डील नहीं हो पाती है। तो लोग कहते हैं भाई साहब मैंने उससे बात करी, यार्ड में माल रखा हुआ है, लेकिन वो मुझे एंटरटेन ही नहीं कर रहा, मुझे रेट ही नहीं दे रहा। क्या करेंगे, रेट भी मांग लेंगे उससे, सब कुछ कर लेंगे, फिर 4 दिन तक गायब हो जाएंगे, फिर अचानक 15वें दिन निकल कर आएंगे, कहेंगे यार वो आपने रेट बताया था ना जी, उसके मेरे को बात हो रही है अब। तो वो ये सब चीजें इस ट्रेड में नहीं चलती, बहुत फ्रिक्वेंसी चाहिए। मेल पर, व्हाट्सएप पर हर समय एक्टिव रहना होता है, इंस्टेंटली रिप्लाई करना होता है। फिर डॉक्यूमेंट मान लेते हैं आपकी डील भी हो गई, तो लोग एक गलती और क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का रिप्लाई बहुत लेट कर रहे होते हैं। मान लीजिए माल लोड हो गया, तो माल लोड होने के बाद एक ड्राफ्ट बीएल भेजेगा आपका एक्सपोर्टर, आपका सप्लायर, तो हम उसका रिप्लाई नहीं देते 2-2 दिन। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो पहले मैं भी ये गलतियां किया करता था, लेकिन मैंने ठीक कर ली है। अब मैं क्विक रिस्पॉन्स करता हूँ। और जब से व्हाट्सएप पे ही सब कुछ होने लगा, फोन में ही मेल्स होने लगी, तो और इजी हो गया। पहले क्या होता था, एक प्रॉपर लैपटॉप लेके बैठना पड़ता था, खोलना पड़ता था, साइन इन करो, पूरी मेल्स देखो, तो हो जाता था आज का जवाब हम अगले दिन दे रहे हैं। लेकिन अब बहुत फास्ट हो गई टेक्नोलॉजी, तो क्विक देना चाहिए, मैक्सिमम 1 घंटे 2 घंटे में रिप्लाई करना चाहिए। एक हमारा होता है जी कॉस्टिंग निकालना। उससे पहले हम बात करेंगे एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे। तो काव्या मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक डॉक्यूमेंटेशन का हमारा जो बंच है हमारे पार्टिसिपेंट्स को दे भी दीजिएगा, आप लोग भी मांग लीजिएगा, और एक बार स्क्रीन पे लगा दीजिए प्लीज डॉक्यूमेंटेशन का। हो सकता है आप लोगों ने हमारे कभी फ्री वेबिनार देखा हो, जो इंट्रोडक्शन वेबिनार होता है उसमें भी होता है, लेकिन उसमें हम बहुत डिटेल में नहीं बात कर पाते, हमारे पास टाइम कम होता है। इसमें हम आपको बिल्कुल हाथ पकड़ कर बताएं। ये होती है परफॉर्मा इनवॉइस, आप लोग नोट करिए। परफॉर्मा इनवॉइस अपनी कॉपी में नोट करिए। परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब होता है फॉर एडवांस पेमेंट। जब भी किसी माल का सौदा होगा इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में, अगर पैसा लेना है तो आप उसको परफॉर्मा इनवॉइस दोगे,
PROFORMA, प्रोफोर्मा इनवॉइस। इसका मतलब होता है कि आपका बैंक एडवांस पेमेंट भेजेगा। अभी माल आया नहीं है, माल खरीदा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप बैंक से कह रहे हो कि पेमेंट भेज दे, तो बैंक कहेगा भाई कुछ तो बताओ क्यों भेजना है। तो इसके अंदर वो डिटेल डाली होती है, और ये लगभग होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। हो सकता है 25 टन की परफॉर्मेंस इनवॉइस आई हो, और माल हो सकता है 24 टन 500 किलो लोड हो जाए, थोड़ा सा कम लोड हो जाए, या थोड़ा सा ज्यादा लोड हो जाए। तो इसीलिए इसको प्रोफोमा दिया नाम होता है, जैसे एस्टिमेटेड कहते हैं हम। तो इसके अंदर भेजने वाले का, लेने वाले का, इन सबकी डिटेल आएगी। आपकी कमोडिटी आएगी, क्या खरीद रहे हो, मेटल स्क्रैप है, कपड़ा है, क्या चीज है, डेट, और कितने रेट का माल है। रेट कभी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस्टिमेटेड में वेट तो ऊपर नीचे हो सकता है, रेट कैसे चेंज हो गया। तो रेट सेम रहना चाहिए। तो इसके ऊपर मान लेते हैं $10,000 की इनवॉइस बनी है। अब हमारी टर्म्स हुई है कि 20% एडवांस देना है, तो यानी 10,000 का 20% कितना हो गया, $2,000। तो $2,000 आप भेजेंगे, इसके अंदर लिखा होगा पेमेंट टर्म्स 20% एडवांस। तो आपका बैंक $2,000 उसको वो कर देगा, रेमिटेंस कर देगा। ठीक है जी। तो ये हमारी प्रोफोमा इनवॉइस की बात हो गई। अब मान लेते हैं आपकी प्रोफोमा इनवॉइस आपने बैंक को दी। बैंक अपना एक कुछ फॉर्म देंगे, बैंक का वो फॉर्म भरेंगे, साथ में इनवॉइस लगाएंगे, और हमारी पेमेंट उनको पहुंच जाएगी। इसके लिए आपका जो बैंकर है, आप एक चीज और नोट लीजिए, अपने बैंक से बात करिए कि आप मेरे को इंपोर्ट रेमिटेंस के बारे में बताइए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वो अपने बैंकर से करना, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो आपसे कोई पैसे नहीं लेगा, आपको पूरी जानकारी देगा। उसको कहना होगा मुझे फॉरेन ट्रेड में बात कराइए। अपने बैंकर को बोलना है मुझे फॉरेन ट्रेड में बात कराइए, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग बात करनी है। तो आपका बैंकर आपको बहुत अच्छे से वो वाला पार्ट, जो बैंकिंग का पार्ट है, वो बता देगा। क्योंकि जो जिस चीज का एक्सपर्ट है, हमेशा उससे सीखना चाहिए। तो बैंकिंग में वो एक्सपर्ट है, हम तो अपने अकाउंटेंट को दे देते हैं परफॉर्मा इनवॉइस, चेक कर लेता है अकाउंटेंट, और बैंक का एक फॉर्म भरता है, और आजकल ऑनलाइन ही बैंक में सबमिट हो जाते हैं पेपर, और ऑनलाइन ही चला जाता है। ठीक है जी। तो ये रेमिटेंस के लिए हो गया परफॉर्म इनवॉइस। उसके बाद चलते हैं जी सेल्स इनवॉइस। दीज डॉक्यूमेंट्स आर फॉर इंपोर्ट ओनली, एम आई ट्रू? नहीं जसवंत जी, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको परफॉर्मा इनवॉइस अपने बायर को भेजनी होगी, और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा सप्लायर हमें भेजेगा। दोनों केस में पेमेंट का लेन देन परफॉर्मा इनवॉइस से ही होगा। बाकी आप नोट कर लीजिए, डाउट सेशन में और क्लियर कर देंगे आपको। तो उसके बाद जब माल लोड हो, पैसा आ गया, पैसा मिल गया, सब कुछ ओके हो गया, तो एक स्विफ्ट कॉपी बोलते हैं हम उसे, जो जैसे आरटीजीएस करते हैं ना, तो एक स्लिप निकल कर आती है पेमेंट की। तो ऐसे ही जब बाहर रेमिटेंस चली जाएगी, पैसा चला जाएगा, तो एक एंक्लोजमेंट आएगा, वो बैंकर आपको देगा स्विफ्ट कॉपी आपके मेल पर। वो आप सप्लायर को दे दोगे। हो सकता है कई बार पैसा 1 दिन या 2 दिन में मिलेगा, लेकिन आपके सप्लायर को आप पे ट्रस्ट हो जाएगा वो स्विफ्ट कॉपी देखने के बाद, कि आपका पैसा जरूर से आएगा। तो वो लोडिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। उसके बाद हम आप जब आपका माल लोड हो जाएगा तो सेल्स इनवॉइस बनेगी। तो आप सेल्स इनवॉइस दिखाइए काव्य मैडम। तो जो सेल्स इनवॉइस होती है बिल्कुल प्रोफोमा इनवॉइस जैसी होती है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चेंज होता है कि सेल्स इनवॉइस के अंदर हमारे एग्जैक्ट डिटेल होती है कि कितना माल लोड हो गया, और क्या वैल्यू का है, कितना टोटल अमाउंट बना। मान लेते हैं $10,000 बना। काव्य मैडम दिखा दीजिए सेल्स इनवॉइस प्लीज। ये हमने सैंपल बनाया हुआ है, ये रियल नहीं है, ये सिर्फ सैंपल होती है। और एस्टिमेटेड टाइप हमने कुछ बना रखी है, एक डमी है। तो इसके अंदर एग्जैक्ट डिटेल आ जाएगी, आपकी कमोडिटी का नाम आ जाएगा, उसका एचएसएन कोड आ जाएगा। एचएसएन आप नोट कर लीजिए क्या होता है, हम इसके बाद एचएसएन के ऊपर ही बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स, कॉस्टिंग, और फिर एचएसएन। नोट कर लीजिए आप एचएसएन। तो इसका इसके अंदर क्या होता है, आपकी एग्जैक्ट डिटेल आ जाएगी। मान लीजिए $10,000 का माल था, $2,000 आ गए हैं, तो बैलेंस अमाउंट निकल कर आ जाएगा कि 8,000 और चाहिए। तो फिर आपका बैंक 8,000 उसको भेज देगा। तो ये सेल्स इनवॉइस का काम यहां तक खत्म हो गया। और ये सेल्स इनवॉइस
कस्टम के अंदर जरूर लगेगी जब कंटेनर फाइल करेंगे, लेकिन परफॉर्मा नहीं लगती है। उसके बाद होती है जी पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट ये बताती है कि आपका जो माल लोड हुआ है उसकी पैकेजिंग कैसी है, किस कंडीशन में है वो। क्योंकि कंटेनर के अंदर जो माल है बिल्कुल वैसा का वैसा डिटेल इस पैकिंग लिस्ट पे चाहिए होता है, कि कंटेनर नंबर क्या है, सील नंबर क्या है, कमोडिटी क्या है, वो ग्रॉस वेट कितना है, उसका नेट वेट कितना है। ग्रॉस वेट का मतलब होता है जिसमें मान लेते हैं कार्टून वगैरह सब जुड़े हुए हैं और लकड़ी का पैलेट है वो भी जुड़ा हुआ है, लेकिन पैसा हमने नेट वेट से दिया है। तो जब इंडिया में आएगा माल और वेट होएगा तो ग्रॉस वेट अलग आएगा, नेट वेट अलग आएगा, तो वहां यहाँ मेंशन करना होता है। और पैकिंग लिस्ट मेंशन करनी होती है कि मेरा माल लूज है, लूजली लोड है, शीट्स है, पैलेट्स पे है, डब्बों में है, या पैकेट्स में है, या बोरों के अंदर माल है, या पैलेट्स पे है, किस तरह से है। तो वो पूरी डिटेल इसके अंदर पैकिंग लिस्ट में आएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। हमारे कंटेनर का जो एग्जामिनेशन होगा, जो कस्टम ऑफिसर चेक करेगा, वो पैकिंग लिस्ट से ही इसको मैच करेगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो होती है हमारी बीएल। ये बीएल माने शिपिंग का डॉक्यूमेंट होता है। ये शिपिंग का डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर सारी डिटेल होती है, माल किसने भेजा, किस पोर्ट से लोड हुआ, किस पोर्ट पर आएगा, फाइनली किस पोर्ट पे आएगा। इसके अंदर रेट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कंटेनर की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जो पैकिंग लिस्ट पे जितने कंटेंट लिखे होते हैं वो सारे इस पे आते हैं। और कहाँ से चला, किस दिन लोड हुआ था, वेसल में किस दिन चला, वेसल माने जहाज में किस दिन चला, ये सारी डिटेल इस शिपिंग के डॉक्यूमेंट में आते हैं। और इसमें अगर कोई जरा सी भी गलती हो गई, आपका जीएसटी नंबर गलत लिखा गया, आईसी कोड गलत लिखा गया, या वेट आपने गलत लिख दिया। एक बार मेरे से गलती हो गई थी बहुत साल काम करने के बाद भी। जैसे मान लेते हैं मेरा माल लोड हुआ था 15 टन, तो 15,000 यानी 15,000 kg ऐसे लिखा था, राइट। तो उसमें 15 के बाद डॉट लग गया था इंस्टेड ऑफ कोमा। कोमा होना चाहिए था और डॉट लग गया था, यानी डॉट लगने के मतलब हो गया 15 किलो, 15.000 यानी 15 kg। तो वो डॉट जरा से गलती ने मेरी जिंदगी में डॉट लगा दिया था। इतने चक्कर लग गए, इतनी हैरेसमेंट हो गई, 15-20 दिन खराब हो गया। वो सारे डॉक्यूमेंट्स वापस चेंज हुए, कस्टम में कंटेनर लग चुका था, फाइल हो चुका था, और ना ना करके भी 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो गए। पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जब हम इंपोर्ट बिजनेस कर रहे होते हैं, कभी नुकसान कभी नफा, ये सब चीजें चलती है। लेकिन कस्टम में अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो हरासमेंट बहुत होती है। वो लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे हमने कोई बेईमानी कर दी है। इसका मतलब हो गया कि इनवॉइस में तो 15,000 है, पैसा तो दिया 15,000 का, बीएल पे लिखा 15 किलो, तो यानी वो सोचते हैं कोई गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ करना चाहता था, तो ये पकड़ा गया। तो वो सब कुछ नहीं होता, ये क्लैरिकल मिस्टेक है, लेकिन क्लैरिकल मिस्टेक की बहुत वैल्यू है। बीएल पर कुछ भी गलती बहुत खतरनाक साबित होगी। आईसी कोड गलत हो जाता है, जीएसटी नंबर गलत हो जाता है, हमारी कंपनी का नाम गलत हो जाता है, ईमेल आईडी गलत हो जाती है। तो इतना ईमेल आईडी वगैरह इस सब से इतना फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी नंबर आईसी कोड गलत होने से पूरी बहुत ज्यादा वोट लग जाती है, पूरी गड़बड़ हो जाती है। तो ये हो गया, बीएल की बात हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये बताना चाहता सर है कि माल। जी। मैं ये आपने बीएल बताया, ये ईवे बिल जैसा ही होता है ना? नहीं नहीं नहीं, बीएल इज डिफरेंट, ईवे बिल इज डिफरेंट। ईवे बिल होता है कि रास्ते में जाने के लिए आपने एक बिल्टी के साथ एक पेपर लगा दिया। जो ईवे बिल होता है वो अलग चीज है। ईवे बिल कंटेनर इंपोर्ट जब कर लोगे, आपको घर में लाने के लिए फिर भी देना पड़ेगा। इसका मतलब होता है बिल्टी, जो ट्रांसपोर्ट की बिल्टी होती है, अगर देसी में बात करें तो। तो ये सर शिप से जाएगा जब ही लगेगा ये तो? क्या कहते हैं? जैसे शिप से माल जाएगा जब लगेगा हाँ ये? जी, हाँ जी, हाँ। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में शिप से ही होता है, या बाय एयर आएगा तब भी लगेगा। ये इंपोर्ट का ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है। तो सुनील जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग भी कोई क्वेश्चन आया करे तो चैट बॉक्स में लिख दिया करिए, सर जैसे मैं आपको वो लूंगा। जी। बांग्लादेश नेपाल काम करेंगे, हाँ हाँ, करिए करिए। तो बांग्लादेश नेपाल माल भेजेंगे सर, वो तो बाई रोड ही जाएगा? तो भी बिल्टी लगेगी। तो भी अच्छा तो भी तो भी बिल्टी बनेगी, वो अलग तरीके, तब वो बिल्टी बनेगी।
तो बिल्टी और बीएल एक ही होता है। इंटरनेशनल में बिल्टी चलता है, वो बीएल चलता है बिल ऑफ लेडिंग जब शिपिंग होगा, जहां जहाज आ सर जाएगा। ये अपन ही बना के देंगे कि ट्रांसपोर्टर देगा? ये शिपिंग कंपनी बना के देती है, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी बनाकर देती है। ओके सर। ठीक है जी। आप कहां से सुनील जी? सर एमपी। मैं एमपी से। ठीक है, थैंक यू सुनील जी, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये एक्सपोर्टर देता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये एक्सपोर्टर का ही डॉक्यूमेंट होता है। ये फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी होती है, जो जहाज कंटेनर प्रोवाइड कराती है उसे फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी बोलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बनाते वो हैं, डिटेल्स हम देते हैं। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन पे थे हम। कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है ये माल किस ओरिजिन का है, जो कंटेनर के अंदर माल है ये बना कहां पर है। ठीक है जी। कई बार माल बनता तो चाइना में है लेकिन आता हांगकांग से है, ऐसा भी होता है। मान लीजिए माल बना चाइना में है, वहां से गया अमेरिका, और अमेरिका में वो रिजेक्ट हो गया फॉर एनी ऑफ द रीजन, और अब हमने खरीद अमेरिका से लिया। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहाँ का होगा, कोई बता सकता है मुझे? सर इंडिया का अमन होगा। जी। चाइना का। चाइना चाइना का का। होगा, यस यस। इंडिया का नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बताता है सुनील जी कि ये माल बना कहां पर है, जी किस जी। ओरिजिन का माल है। ये चला कहां से है, एक्सपोर्ट कहां से हो रहा है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये बना कहां पर है, प्रोड्यूस कहां पर है, ये इसलिए जरूरी होता है। ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, देखना होता है उस कंट्री का कोई बैन तो नहीं है, कोई पाकिस्तान का तो नहीं है। पाकिस्तान का मैन्युफैक्चर हुआ होगा तो झंझट हो जाएगा, तो इसलिए ये कंट्री ऑफ ओरिजिन देखना होता है। तो ये सर्टिफिकेट सर कौन देगा? ये सप्लायर देगा, जिससे माल खरीदोगे आप। और सर जैसे अपन किसी को बेचेंगे तो अपन को भी देना पड़ेगा? राइट। अगर वो तो मांगेगा, उसकी कंट्री में जरूरत है तो मांगेगा, वो देना होगा। कुछ नहीं होता, ये एक काइंड ऑफ एक लेटर हेड होता है, लेटर हेड पे ही लिख के देना होता है, टू whom तो एवर इट में कंसर्न द मटेरियल लोडेड इन द कंटेनर नंबर सो एंड सो विद द सील नंबर ऑफ सो एंड सो, द इनवॉइस डेट सो एंड सो, इनवॉइस वैल्यू सो एंड हैज बीन लोडेड इन द 40 फीट और 20 फीट कंटेनर, द ग्रॉस वेट ऑफ द कंटेनर इज सो एंड सो, द मटेरियल originally produced in China or so and so country, and my statement is true and this has to be confirmed, साइन सिग्नेचर लाइक दिस। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऐसे बनता है। इसमें सब कुछ लिखा होता है, मैं थोड़ा आपको और डिटेल में बता देता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा होता है जो माल कंटेनर में लोड हुआ है ये चाइना में बना है, और जो मैं बता रहा हूँ, जो इनवॉइस नंबर है, जो वैल्यू है, जो बीएल डिटेल है, कंटेनर डिटेल है, वो सब बिल्कुल सही है। तो ये एक डेक्लेरेशन होता है फ्रॉम द सप्लायर साइड। ठीक है जी। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन पे चले गए, अब हम बात करते हैं कॉस्ट शीट पे। हमें कॉस्ट शीट पे ही बाना था। तो कॉस्ट शीट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप जब भी माल को खरीदेंगे या बेचेंगे, हमारी सैंपल कॉस्ट शीट दिखा दीजिए प्लीज टीम। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से कॉस्ट शीट बनाई है। इसके अंदर बहुत सारे हेड होते हैं, माल की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं माल है यूएसए के अंदर, तो माल यूएसए में उसने बोला जी $500 का, तो $500 का तो माल है। उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट के खर्चे, कस्टम के खर्चे, टैक्सेस, और इनलैंड हॉलेज, शिपिंग के यार्ड का खर्चा, बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे आते हैं। और वो सब बनने के बाद एक कॉस्टिंग, फाइनल कॉस्टिंग बनती है। फॉर एग्जांपल $500 का माल है, ठीक है जी, डॉलर का रेट है 82, तो कितने रुपए हो गए? 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, यानी ₹41। राइट। उसके बाद जो खर्चा हो गया, ₹5 ट्रांसपोर्टेशन लग गई फॉर एग्जांपल, तो 46 हो गया। ₹2 कोई और खर्चा लग गया, जीएसटी लग गया, कस्टम ड्यूटी ₹5 लग गई फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे करते 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 सारी चीजें आ जाएंगी, और ये मान लेते हैं ₹60 कॉस्ट हो गई। तो तब कोई आदमी आपको बोलेगा $500 का माल है, तो हमें मालूम चल गया कि इसके ऊपर ₹19 खर्चा होता है। ₹41 वहां पे था, 41, 2 2 रुपए, 5 5 रुपए, 10 10 रुपए, टैक्सीज वैक्सीज ये सब करते करते कॉस्ट हो गई ₹60। तो यानी 60 में से 41 निकाल देंगे तो ₹19। तो ₹19 उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए फिक्स हो गया है। अब रेट चाहे 400 हो जाए या 600 हो जाए, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, वो ₹19 के आसपास घूमेगा। तो हमें वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन फिट करनी होती है, रट लेनी होती है कि मेरे को मान लेते हैं लोहा इंपोर्ट करना है और उसके ऊपर ₹10 खर्चा आना है माल की कॉस्ट के अलावा।
तो हमें वो कैलकुलेशन बनाना सीखना होता है, और उसके लिए हमें जाना पड़ता है सीएचए के पास। ठीक है जी। सीएचए होता है कस्टम हाउस एजेंट, वो हर पोर्ट पे मिलेगा आपको। तो आप सीएचए के पास जाओगे, ये कॉस्ट शीट से थोड़ा सा पढ़कर जाओगे, और उसको ये कॉस्ट शीट नहीं दिखानी होती, ये आपके अपनी नॉलेज के लिए, उसको कहना होता है जी मेरी कॉस्ट शीट बनवा दो। तो आपको आपके साथ बैठ के कॉस्ट शीट बनवाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, 17-18 साल पहले अशोक सर मुझे लुधियाना ले गए थे और कॉस्ट शीट बनवाना सिखा के लाए थे वहां से। तो उसके बाद मैं खुद गया, बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स पे गया। तो मैं था उस समय, मान लेते हैं 22 साल का था। 22-23 साल का था, 24 साल का होऊंगा। तो मेरे को अशोक से ले गए, फिर मैं गया लुधियाना के बाद गया मैं बॉम्बे, गया बॉम्बे पोर्ट पे गया, फिर मैं एक बार कलकत्ता पोर्ट पे गया, फिर एक बार दिल्ली में पोर्ट पे गया, फिर मैं गाजियाबाद गया। मैं सबके पास गया, और इसके लिए हम लोगों की एक एक्सपर्टीज है, मैंने पूरा ट्राई कर लिया। मेरे पास अभी कोई एक्सपीरियंस में यहाँ पर नहीं है। एक दो लोग हैं जो मास्टर बैच में दिल्ली में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम को सीखा है और बहुत लगन से काम किया है, वो उन लोगों का फिनिश हो चुका। पर एज अ गेस्ट हम उनको बुला सकते थे। और जरूर से मैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारा मास्टर बैच कंप्लीट कर लिया, लास्ट सेशन नेक्स्ट सेशन में हम एक दो लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो जिससे कि आपको भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले कि आप कैसा कर सकते हैं। और वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि वो जब पहली बार आए थे तो उनकी नॉलेज कितनी थी और आज उनकी नॉलेज कितनी है, और वो काम को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो हम एक जनरल अपने लिस्ट में से कुछ एक दो लोगों को इनवाइट करेंगे नेक्स्ट टाइम, उनका एक्सपीरियंस आपको दिखाएंगे। जसवंत जी है हमारे साथ, उनको काफी एक्सपीरियंस है, संयोग जी है, लेकिन ये बाहर है, इंडिया से बाहर है। तो जो इंडिया में मेहनत करने का एक्सपीरियंस है वो इनसे नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब बात हो गई, कॉस्ट शीट आप लोगों को बता दी हमने, डॉक्यूमेंटेशंस बता दिया, कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बता दिया। कोई बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है डॉक्यूमेंटेशंस और कॉस्टिंग। सबसे ज्यादा ताकत लगानी है, रफीक भाई अभी ले रहा हूँ, सबसे ज्यादा ताकत हमें लगानी है अपनी कॉस्ट शीट पर और डॉक्यूमेंट्स पे सबसे पहले। और वो आपको सीएचए की मदद से वहां बैठेंगे, आप हमारी टीम से पूरा बंच ले लेना। ये आप लोगों का टास्क होगा इस वीक का। अगले वीक में जब आप आएंगे तो इसके बारे में सीएचए से मीटिंग करने के बाद जब आप हमारे पास आएंगे तो आपकी पोजीशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आप इतने सारे क्वेश्चंस करने लगेंगे मेरे से कि मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं बोलोगे। तो लेकिन तब आप बोलोगे और मैं सिर्फ सुनूंगा और फिर उसका रिप्लाई करूंगा। जी रफीक भाई बताइए, एनी डाउट? हम्म, मुझे भूल डाउट्स गए? में सर, मेरे पास में ये जीपीसीपी का लाइसेंस मैंने अप्लाई कर रखा है, और जी 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 जी। आईसी कोड मैंने ले रखा है। हम्म। तो अभी मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? बाकी कोई डॉक्यूमेंट्रीज बाकी रहती है इसमें? बस आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना आता है? नहीं, आता नहीं है, फर्स्ट टाइम और कर रहा आपका प्रोडक्ट क्या है? हूँ। HMS। अच्छा, ठीक है जी। आप हमारे लिए एक मिसाल है, आप सब लोगों के सामने एक मिसाल है रफीक भाई, कि जो गलती इन्होंने करी है वो आप मत करना। पर रफीक भाई कोई बात नहीं, आपसे ही गलती हो गई, कोई बहुत बड़ी महारती गलती नहीं है। लेकिन हमें सबसे पहले अच्छा कितना टाइम लगा होगा आपको ये आईसी कोड लेने में, जीएसटी नंबर लेने में, या पॉल्यूशन लाइसेंस लेने में? जीएसटी नंबर तो मेरा, मैं 23 साल से काम कर रहा हूँ, लोकल स्क्रैप काम राइट कर रहा हूँ, राइट, ठीक है, वो यानी वो आप पे तो था। मेरे पास में है। आईसी कोड में आईसी कितना टाइम लगा? आईसी कोड में 2 दिन लगा मुझे। अच्छा, जीएसटी लेने में कितना लग जाता? जीएसटी के जीपीसीबी? नहीं नहीं, जीएसटी मान लेते हैं, जीएसटी जीएसटी भी लेना होता है तो 2-3 दिन। जीएसटी लेना है तो 2-3 दिन और पकड़ लो, 2 दिन में हो जाते हैं। ठीक है, और बैंक अकाउंट भी 2-3 दिन। हाँ, राइट। तो अगर किसी को अभी काम नहीं आता तो जरूरत नहीं है ना, कभी भी एक वीक में ले लेंगे हम। हम्म। तो बस यही मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी ट्रेड में हो, आपको कोई जीएसटी रिटर्न भरने के लिए स्पेशल काम नहीं करना। आप ऑलरेडी एचएमएस के ट्रेड में, आप सूरत से हैं। हम्म। हाँ, और आप एचएमएस का ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपने कभी इंपोर्टेड स्क्रैप खरीदा है? नहीं। आप सिर्फ डोमेस्टिक खरीद रहे हो? राइट। बहुत बढ़िया। बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा रफीक भाई, जितनी बातें हम बता रहे हैं ना, आप वो नोट करते रहना, अपने डाउट्स पूछते रहना। और ये जो इस वीक का टास्क होगा वो जरूर कर लेना। अमन जी आपकी टीम में है, अमन जी आपकी टीम में है ना? हाँ जी। तो अमन जी आप दोनों मिलकर इसको जरूर कर लेना, तो नेक्स्ट वीक आप
कम से कम 70-80% काम को जान चुके होंगे। Okay, sir, I want to add something. यस प्लीज। Yes, yes, you said that the cost sheet is very according to the payment terms and conditions. LOC, FOB, CIF, CNF. Okay, we can't यस make any thumb rule. What goods we are importing, so that much is the overhead we have to add. यस, यू आर राइट हरीश भाई। आप सब लोगों को मैं बता देता हूँ, हरीश भाई काफी सालों से इंपोर्ट बिजनेस में है और हमारे साथ 1-2 महीने से जुड़े हुए हैं। तो हरीश भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जो कॉस्ट शीट है उसके अंदर बहुत सारे ये होता है कि भाई एफओबी लिया है, यानी कौन सा प्राइस लिया है, सी एंड एफ प्राइस लिया है, सीआईएफ लिया है, क्या लिया है, एक्स वर्क प्राइस लिया है, क्या लिया है, लेकिन उसका कोई थंब रूल नहीं है। और कोई प्रोडक्ट में, सब प्रोडक्ट पे अलग अलग खर्चा होता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं हरीश भाई। लेकिन सीखने के लिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पकड़ के आपको कॉस्ट शीट बनाना सीखना पड़ेगा। जब आप हरीश भाई की तरह एक्सपर्ट हो जाओगे तब आप अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग बनाओगे। तो हरीश भाई ये Yeah, सब लोग फर्स्ट टाइम है और बहुत फ्रेशर है, okay, yeah. इनको पहली बार सीएचए के बाद जाना पड़ेगा और Hmm. किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़ के कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सीखना पड़ेगा जो हमने दिया है। Okay, thank you. उसके बाद हाँ जी, हाँ जी। तो हरीश भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, आप लोगों के लिए है वो। तो आप लोगों को पहली बार बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह एक कॉस्ट शीट अपनी बनानी सीखनी है। रफीक भाई, आपने एचएमएस इंपोर्ट करना है और जो हमारी शीट है वो मेटल स्क्रैप के ऊपर ही बना रखी है हमने, तो वो आप हमारी टीम से ले लेना। उसके अंदर सारी कमोडिटीज के लिए जो राहुल जी, आपको याद होगा एक और डिटेल शीट है हमारी कॉस्ट शीट की, वो भी मेटल वालों के लिए, उसमें सारे मेटल्स की है वो। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट के खर्चे बदलते रहते हैं, हेड्स बदलते रहते हैं, इसलिए आपने उस शीट पे भरोसा नहीं करना। वो शीट आपके लिए एक सैंपल है, एक फॉर्मेट है। आपने प्रैक्टिकली सीएचए के साथ बैठ के नए हेड खुद से बनाने हैं, ठीक है जी। और जो लोग बना लाओगे वो दिखाओगे तो और अच्छा लगेगा हमें, हम देख भी लेंगे, हम आपको बता भी देंगे कि आपने कितना सही बनाया है। तो मैं कहाँ पर था, मैं भूल क्यों गया। तो कॉस्टिंग पे बात हो गई। रफीक भाई आपने क्वेश्चन किया था कि आपने वो लाइसेंस अप्लाई कर दिया है। तो जो आपने लाइसेंस अप्लाई कर दिया, तो जब भी वो लाइसेंस आएगा तो उसके बाद आप कभी भी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, तब तक हम आपको ट्रेन भी कर देंगे। और सब अच्छा सा रहा तो ऊपर वाले ने चाहा तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। जितने भी लोग एचएमएस के अंदर काम कर रहे हैं, कोई भी छोटा काम नहीं कर रहा, उनका पूरा पूरा 20-20 कंटेनर, 15-15 कंटेनर, 5-5 कंटेनर के लिए हाउ टू फाइंड अ कस्टम हाउस एजेंट, आई विल गाइड यू। तो वो सब कंटेनर उनके एक एक बीएल पर होते हैं। ये होता है बिल ऑफ एंट्री। ये जब आपका कंटेनर इंडिया पोर्ट पे आ जाएगा तो आपका सीएचए यानी कस्टम हाउस एजेंट इसको आपके कंटेनर के सारे डॉक्यूमेंट जो पीछे हमने बात करी थी वो सारे फाइल कर देगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के बाद आपका एक बिल ऑफ एंट्री जनरेट होगा जिसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या उस दिन का एक्सचेंज रेट पकड़ा है, क्या कस्टम ड्यूटी लगाई है। एचएमएस पे 0% कस्टम ड्यूटी है, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सिर्फ आईजीएसटी लगेगा, वो जब आप माल बेचेंगे अपने कस्टमर को तो वो आपको उससे वापस मिल जाएगा। तो इट मींस देयर इज नो टैक्सेशन और नो कस्टम ड्यूटी। सिर्फ आने वाने का भाड़ा वाड़ा, जो भी लोडिंग अनलोडिंग, स्कैनिंग चार्ज, वेट चार्ज, ये सब छोटे छोटे चार्ज लगेंगे जो सीएचए के साथ बैठ के आपने कैलकुलेट करने हैं। और जहां तक आपने क्वेश्चन किया कि सीएचए कैसे ढूंढेंगे, तो अपने नियरेस्ट जो भी पोर्ट होगा, अभी हमारा एक और सेशन था, उसमें एक मैडम ने पूछा था कि मेरे आसपास तो कोई पोर्ट ही नहीं है, जैसे एमपी में हो सकता है कोई पोर्ट नियरेस्ट ना हो, तो नहीं आपके सर, नियरेस्ट जो भी पड़ेगा किसी भी पोर्ट पे, चाहे ड्राई पोर्ट हो और ओशियन पोर्ट हो। कोई बता सकता है ड्राई पोर्ट और ओशियन पोर्ट का मतलब क्या होता है? ड्राई पोर्ट सर ये Yes. अपने जैसे बांग्लादेश नेपाल वाले पोर्ट हो जाते हैं ये। नहीं नहीं नहीं, सुनील भाई मैं बताता हूँ, आप है ना ड्राई पोर्ट है बांग्लादेश और कि नेपाल से बहुत इंस्पायर्ड हो सुनील भाई, मुझे लग रहा है आप कुछ करके मानोगे, नेपाल और बांग्लादेश से कुछ ना कुछ खरीद बेच करोगे और हमें खुशी होगी। तो मैं बताता हूँ, जैसे हाँ, कौन बता रहे थे अभी प्लीज? मैं बता रहा हूँ सर। जी हरीश भाई बताइए। हाँ, तो ड्राई पोर्ट जो रहता है वो सी से कनेक्ट नहीं रहता है, और पोर्ट जो सी से कनेक्ट रहता है वो ड्राई पोर्ट नहीं कहलाता है। अगर आपके बिल ऑफ एंट्री में पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज लिखा है
तो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज कहाँ होगा कि जहाँ पे सी से कनेक्टेड है, बॉम्बे है, चेन्नई है, मुंद्रा है, वहां से। और आपका फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ डिलीवरी हो वो बीएल में लिखा होगा ड्राई पोर्ट। तो सपोज में अहमदाबाद खोडियार आईसीडी, इट इज इनलैंड कंटेनर डेपो, वो वो रहेगा। तो वहां पे आपका कंटेनर आप गुड्स क्लियर करा सकते हो। तो वो ड्राई पोर्ट है। दिल्ली में भी सी से कनेक्टेड नहीं है, दिल्ली इज ड्राई पोर्ट, दिल्ली आईसीडी। जैसे जैसे अभी हम आपको एग्जांपल देते हैं रफीक भाई, जैसे आप है सूरत में, तो जो सूरत में पोर्ट है वो है ड्राई पोर्ट, कस्टम हाउस का यहाँ ड्राई पोर्ट है। लेकिन मुंद्रा जो है, गांधीधाम के पास है मुंद्रा, तो अगर आप गांधीधाम के पास मुंद्रा जाएंगे तो वो है ओशियन पोर्ट, यानी वो सी के से कनेक्टेड है, ओशियन से कनेक्टेड है, समुद्र से कनेक्टेड है, तो उसे ओशियन पोर्ट बोलते हैं। तो ओशियन पोर्ट पे भी सीएचए मिलेंगे, ज्यादा सीएचए मिलते हैं ओशियन पोर्ट पे। ओशियन पोर्ट पे क्या होता है, हर स्टेट का सीएचए मिलेगा। दिल्ली वाले ने भी ऑफिस बनाया होगा, बॉम्बे वाले ने भी बनाया होगा, मान लेते हैं मुंद्रा है अगर हम, तो दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, सब लोगों का मुंद्रा में एक सीएचए का बंदा जरूर होगा। लेकिन सूरत अगर बात करते हैं, अगर सूरत में जो ड्राई पोर्ट होगा वहां लिमिटेड सीएचए बैठे होंगे, वो सिर्फ सूरत के ही होंगे। तो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लिमिटेड हो अनलिमिटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीएचए कहीं पर भी ढूंढ लो, अगर किसी को कोई चैलेंज आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो जो बंदा खुद से सीएचए ढूंढेगा वो, आप समझ लेना 90% 100% काम सीख के निकलेगा। लेकिन जो बंदा सीएचए खुद से नहीं ढूंढेगा, ऑनलाइन मिल जाते हैं, इंटरनेट पे सर्च मारो, अपने नियरेस्ट आईसीडी ढूंढो, इनलैंड कंटेनर डिपो जो हरेश भाई ने अभी बताया, या अगर आप ओशियन पोर्ट के पास हो, समुद्र के पास हो, तो समुद्र के पोर्ट का कोई सीएचए ढूंढो। और एक सीएचए नहीं, 2-3 सीएचए से मीटिंग करनी है। 9 बजे से 6 बजे के बीच में ये लोग ऑफिस में मिलते हैं, और सबसे अच्छा टाइम होता है 9 से 10 के बीच में मिलने का। उसमें बिल्कुल फ्रेश होते हैं, इनके पास कम काम होता है, और ये आपको ज्यादा कुछ बताएंगे। और ज्यादा से ज्यादा सीखना है, आपकी नॉलेज चली जाएगी नेक्स्ट लेवल पे एक मीटिंग में ही। ठीक है। और फिर भी अगर किसी को सीएचए नहीं मिलता, अगर वो हमारी टीम से हेल्प लेना चाहेंगे तो हमारी टीम भी हेल्प कर देगी। हमारे कुछ वेबिनार में एज अ गेस्ट आते हैं सीएचए, उन्होंने हमें कह रखा है कि वो उनको अच्छा लगता है कि अगर आप लोग किसी को रेफर भी करेंगे तो। लेकिन क्या होता है जी, वो लोग सब बिजनेस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप लोग सीखो और बिजनेस करो। लेकिन अभी आप सीखने जाओगे तो फिर भी शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं सिखाने में। लेकिन कोशिश करिए, खुद से ढूंढिए, और सीएचए कोई पैसा नहीं लेता, बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल आपको हाथ पकड़ के काम करना सिखाएंगे। ठीक है जी। तो ये आप लोगों का इस वीक का जो टास्क है, उसके अंदर आपने डॉक्यूमेंटेशंस पे नॉलेज लिया है। डॉक्यूमेंटेशंस का बंच अपने पास प्रिंट आउट रखेंगे हमेशा आप, और एक कॉस्ट शीट का बंच अपने पास रखेंगे, एक फाइल बना लीजिए, एक फाइल फोल्डर। और एक आप सीएचए से मीटिंग करेंगे। सबसे मेन चीजें हमारी इस वीक की ये रहेगी। तो थोड़ी हम अब एक उस पर बात करते हैं, जो हमारे कंटेंट्स हैं उसको थोड़ा फास्ट फास्ट लेंगे। कि देखिए, आप कंपनी कोई भी बना सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप कुछ भी बना सकते हैं, प्रोडक्ट आप कोई सा भी ले सकते हैं, सर्विसेज भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिटेल मार्केट का भी प्रोडक्ट ले सकते हो, होलसेल का भी। चाइना जिस लोगों को के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करा, वो कुछ ना करे, चाइना से कोई छोटी सी शिपमेंट खरीद ले। इसको मैं अपनी देसी भाषा में बोलता हूँ, कागज काले करके देख ले। और इसके अंदर एक बार मान लेते हैं आपने कोई छोटी सी शिपमेंट इंपोर्ट कर ली, उसी में पूरा गणित आ जाता है। अब आप छोटा करो, बड़ा करो, रोज करो, जितना मर्जी करो, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है। जो छोटी मोटी गलती होनी थी वो आपसे हो चुकी है, अगली बार नहीं होनी। और फिर भी कुछ ना कुछ होता रहेगा तो चलेगा, लेकिन बड़ा कोई गलती होने का संभावना नहीं होना चाहिए। हरीश भाई, आपका एक शिपमेंट आना था, 10-15 दिन पहले हमारा बात हुआ था, वो मूव हो गया वहां से, अफ्रीका से। हाँ नहीं, का मंडे को मूव होगा। तो उसमें शिपिंग का वो जो शेड्यूल नहीं प्रॉब्लम था। थी वो सॉल्व हो गई, वो डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। हाँ, वो सॉल्व हो गई, हो गई। तो क्या करा आपने, वो माल को निकाला या डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी? नहीं, उसने सीएचए को मैंने पूछा ना, सीएचए बोला कि एक ओनली नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, 25 kg 30 राइट, kg है। राइट, तो राइट, आप वो राइट। कुछ नहीं करो, बस इट आप कैन बी खाली, मैनेज। हाँ, मुंद्रा पे लिखो, आपका फाइनल डेस्टिनेशन लिखो अहमदाबाद आईसीडी। तो मैंने ठीक मुंद्रा है। चेंज करके अहमदाबाद आईसीडी
छोटे बहुत बढ़िया, आईसीडी में फटाफट निकल जाएगा कहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ अच्छी बात करी हरीश भाई। बस ऐसे ही होता, अगर आप उसको माल को बाहर निकालने के झंझट में पड़ जाते हैं ना, तो आपकी हाँ तो गाड़ी पीछे रह जाती। राइट। हम्म। और आपने भी जो आइडिया बताया था वो भी आइडिया करेक्ट था। अगर ज्यादा सही था ना होता वो? ना, हाँ तो वो हाँ, एचएनएस करके, एचएसएन कोड डाल के अपन बीएल बना सकते थे, इनवॉइस भी बना सकते थे वैसे। बिल्कुल। अच्छा, हम्म, एचएसएन के ऊपर हमें बात करनी है। आप लोग बहुत ध्यान से सुन लेना, एचएसएन के बिना दुकान चालू नहीं होती। जैसे आईईसी कोड के बिना नहीं होता ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो एचएसएन के बिना भी नहीं होगा। तो एचएसएन का मतलब होता है हर कमोडिटी का एचएसएन। रफीक भाई, आप अपने मेटल स्क्रैप का एचएसएन बताएंगे? एक मिनट, आपको अनम्यूट करना होगा, प्लीज। प्लीज अनम्यूट करिए, अनम्यूट। सेवन टू थैंक जीरो यू। फोर देखिए, ये एचएसएन कोड पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल एक ही होता है। एचएमएस कमोडिटी का 7602 जो भी एचएसएन है, वो राखी जी ने भी लिखा है, बहुत अच्छी बात है। तो एचएसएन के बिना कोई कमोडिटी डिसाइड नहीं होती। तो हम जब भी कोई कमोडिटी डिसाइड करेंगे, तो उसका एचएसएन हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप सीएचए से पूछ सकते हैं, वो अपने बुक चैप्टर में से खोलकर बताएगा। हरीश भाई ने वो बुक की फोटो खींच के भेजी थी। जब हरीश भाई ने ये कंटेनर लोड कराया था, तो मैं समझ गया कि हरीश भाई बहुत डीप जाना चाहते हैं और खुद से जाना चाहते हैं। तो इससे हमें आइडिया लग गया था। तो आप जब भी किसी के पास प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं है, तो जब भी प्रोडक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो सीएचए के पास से पूछेंगे कि भाई वो मैंने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करा है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमने पेन मंगाना है, या चेयर मंगानी है, या फर्नीचर मंगाना है। तो किस चीज का फर्नीचर है? स्टील का है तो अलग एचएसएन होगा, वुडन है तो अलग होगा, और जिस चीज का है प्लास्टिक का है तो अलग होगा। पेन है तो पेन पेन के भी अलग अलग एचएसएन कोड होंगे। तो चैप्टर सेम होता है, लेकिन एचएसएन कंप्लीटली अलग हो जाता है। तो एचएसएन की नॉलेज हमें होनी चाहिए। किसी का कोई डाउट है एचएसएन पे तो पूछ लीजिए। आदित्य जी का एक मैसेज आया है मेरे पास कि मेरे आसपास कोई आईसीडी नहीं है, 150-200 किलोमीटर पे है, तो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा, आप फोन कॉल करके 2-3-4 सीएचए से मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लो, और एक दिन एक टूर बना के चले जाओ। आप सोचते हो कि कोई और चमत्कार हो जाए, फोन पर वीडियो कॉल पर इस काम को सीएचए सिखा देगा, तो वो गलतफहमी है, नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं किसी हमारे हरीश भाई से ही पूछते हैं, हमारे बीच में एक्सपीरियंस तो हरीश भाई ही हैं। हरीश भाई, क्या पॉसिबल है बिना सीएचए से मिले फ्रेशर आदमी काम को सीख ले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है कि नहीं फोन पे भाई साहब 150-200 किलोमीटर है, फोन पर बैठ के सीख लेंगे? नहीं नहीं नहीं, एच सी एच ए को तो आपको मिलना ही पड़ेगा। और आप जब डील करो किसी के साथ, इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, तो एक एक डॉक्यूमेंटेशन का डिस्कशन आप पार्टी के साथ करो, बायर और सेलर के साथ। तो वही डॉक्यूमेंटेशन का व्हाट्सएप पे कॉपी मंगाओ और सी एच ए को भेजो, और उसकी अप्रूवल लो। कुछ और मैं चेंजेस करना है, हाँ। हाँ यस सर। हाँ। सीएचए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, भाई की तरह होना चाहिए, सगा हम्म सगा होना चाहिए बिल्कुल। जो हरीश भाई का सीएचए है वो बिल्कुल इनके घर जैसा है। लेकिन जो कंटेनर इन्होंने मंगाया है फर्स्ट टाइम, वो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, नया है, लेकिन फिर भी इनका विश्वास नहीं ठुकरा किसी और पर। काम उसी से करेंगे। अब वो भी इनके एक कंटेनर को मंगाएगा, प्रोसीजर सेम है, लेकिन उसकी कमोडिटी की एक्सपर्टीज नहीं है। तो वो भी इनके साथ साथ में एक नई कमोडिटी को डेवलप करेगा, उसकी भी एक्सपर्टीज हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना हरीश भाई? वो भी एक्सपेरिमेंट करेगा अब। यस, वो भी एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन और लेकिन बहुत बड़ा रिस्क नहीं है उसके लिए। करेक्ट। प्रोसीजर सेम है, सबको सेम है, बस उसको सोच सोच के कदम रखना पड़ेगा। हाँ। और क्या, अभी जो मुंद्रा पोर्ट है ना, वो 2-3 बार ये सब गोल्ड और सब में बदनाम हो चुका है, सब पकड़ा था। हाँ, हाँ, इसीलिए हाँ। वहां पे सिगरेट आ जाती है, ड्रग्स आ हाँ। जाती है। तो ये स्क्रैप का मामला है ना, तो उसी बोले मुंद्रा की जगह आप अहमदाबाद कर दो। अहमदाबाद आईसीडी कर दिया, प्लेस ऑफ डिलीवरी। मैं हाँ मैं आप लोगों को हाँ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2019 का मुंद्रा पोर्ट पे अचानक कोई रद्दी के कंटेनर आ गए, मतलब कूड़े के, सॉरी रद्दी नहीं, कूड़ा, जो गार्बेज होता है, मतलब बिल्कुल शिट। और 100-200 कंटेनर आ गए किसी कंट्री से।
बेनामी कंटेनर, उसको भेजने वाले का नहीं पता, पाने वाले का नहीं पता, सिर्फ किसी कंट्री ने अपनी सफाई कर दी और मुंद्रा पोर्ट पे पहुंच गए। तो उसके चक्कर में अलर्ट लग गया, हर कंटेनर को चेक कर रहे हैं। तो उसके अंदर मेरा कंटेनर भी चेक हो गया और जबरदस्ती की उसकी फाइल पुट ऑन हो गई। उसमें मेरे दिल्ली, अहमदाबाद और मुंद्रा, डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं हम दिल्ली से मुंद्रा की, दिल्ली से अहमदाबाद जाओ, अहमदाबाद से मुंद्रा जाओ, एक छोटा सा जहाज मिलता है। और ये सब करने करने में मेरे 2 महीने खराब हो गए। वो तो हमारे पे भगवान की कृपा है, हमारे अशोक सर का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम डरते किसी से नहीं। हम सीधा कमिश्नर के पास जाया करते थे, किसी से, दलाल से किसी से मिलते नहीं थे, सीएचए से मिलते नहीं थे, सीधा डायरेक्ट बात करते थे। तो हमने 1.5-2 महीने में अपना कंटेनर प्यार से निकाल लिया, विदाउट एनी फाइन पेनल्टी। अदरवाइज नहीं तो वो कंटेनर ही हमारा वहां पे डंप हो जाता था। इतना बुरा कांड हुआ था। तो मुंद्रा एक बहुत बड़ा पोर्ट है। और मैं भी एक मुंद्रा ऐड करना देखो, चाहता हूँ सर, एक पहली अभी बार नहीं। हाँ बताइए। अभी कोरोना के पहले है ना, 2018 और 19 में ऐसा HMS क्या बोलते हैं, लोखंड का स्क्रैप आता था, उसके अंदर पाइप आता था, वो पाइप के अंदर गोल्ड आता था, वो गोल्ड पकड़ाया था वहां पे राइट। मुंद्रा पे। तो राइट। वो उसके बाद पूरा लाइन लग गया था। और तब से एक बार ये हुआ, एक बार वो गोल्ड का हुआ, आपने बताया वो हुआ, इसीलिए वहां पे थोड़ा स्ट्रिक है अभी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन काम मुद्रा पोटी करने में मजा आएगा इनको, लेकिन अभी नहीं। शुरुआत में एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है वो पोर्ट। काम सर मुद्रा पोर्ट में ही मजा आता है करने में। कंटेनर लगा, 1 से 2 दिन में बाहर, बार हाँ, वो तो फ्रिक्वेंसी है। है। तो मजा मजा मुद्रा पोर्ट ही आता है, मुद्रा ओशन और पोर्ट पे ही बॉम्बे काम पोर्ट भी करने में। ऐसा है, हाँ, बॉम्बे पोर्ट नवा में एक दो शिवा। दिन जी हाँ, जी हाँ। नामा शिवा। मतलब बड़े पोर्ट पे ही काम करने में मजा हाँ। आता है। अगर कहीं आपके कंटेनर में झोल नहीं है, मजा नहीं, गड़बड़ शड़बड़ नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं है, तो बड़े पोर्ट पे ही कंटेनर में मजा आता है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो बड़े पोर्ट पे काम करो। तो वो कहते हैं ना, वो जो आईसीटी बड़ा नेटवर्क है क्या? तैराक होता है, बड़ा तैराक होता है, वो बड़ी जगह ही तैरता है। जी सुनील जी। सर ये आईसीटी का ही नेटवर्क है क्या? हाँ जी, हाँ जी, नेटवर्क ऑफ कॉन्कर्स टर्मिनल, यस बिल्कुल सही। तो ये है बहुत ही हमारे यहाँ बढ़िया। मंडी, वाह जी वाह, ये तो मंडी द्वीप हमने में भी कभी ट्राई नहीं किया। है मेरे यहाँ से सर। 200 किलोमीटर है, मैं देख लूंगा सर। सर ये सर तरीका तो हमने भी कभी नहीं लगाया, देख रहे हो सर हरीश भाई, इन्होंने पूरा मैप खोल डाला। ये शॉर्टकट तो हमने भी कभी नहीं मारा। तो भाई साहब देखो, ये जो हमारा ब्रेन है ना, सबका अलग अलग है। हम्म। तो आप लोगों के एक्सपीरियंस से ही हम धीरे धीरे सीखते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। राहुल जी देख रहे हो, सुनील जी ने क्या जबरदस्त तरीके से मैप निकाला जी आईसीडीज सर, का। ये पूरा बिल्कुल ड्राईपोर्ट बिल्कुल का निकाल दिया, बिल्कुल इसमें तुगलकाबाद, फलाना बिल्कुल। ढिमकाना सब दिख रहा है। सुनील भाई आपका जज्बे की तारीफ है। सुनील भाई एमपी से हैं, हाँ। सर मेरे को ऐसा लग रहा है सुनील भाई बिल्कुल चालू कर देंगे, और 100% करेंगे। जल्दी। थोड़ा सा हंड्रेड देखो, चालू परसेंट तो सब करते हैं बट कोई लेट होता है, सुनील भाई मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्कुल एडवांस है, आपने बोला जो और कट से निकाल लिया। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है 3 साल का, मैं अशोक सर के साथ ऑनलाइन आप सब लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ 3 साल से। मैंने देखा जो जितना एक्टिव है, जैसे अमन जी बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, हरीश भाई कर रहे हैं, सुनील भाई कर रहे हैं, और भी जितने लोग कर रहे हैं, रफीक भाई कर रहे हैं, तो राखी जी कर रही हैं, समयोग जी कर रहे हैं पार्टिसिपेट, तो आदित्य जी आपने भी शायद 1-2 बार किया है। तो ये लोग जरूर से कुछ ना कुछ कर देंगे। तो जो लोग खाली बैठा रहता है ना, तो वो नहीं कर पाता। तो आदित्य जी, जैसे इन्होंने एक मैप निकाला पूरा, तो ऐसे आपको भी निकाल के देख लेना चाहिए कि आपके नियरेस्ट कौन कौन से पोर्ट्स आ रहे हैं। कम से कम 2 से 3 सीएचए के साथ मीटिंग करना, अगर आप सीरियस है। आपका प्रोडक्ट क्या है आदित्य जी? और यू हैव टू बी चेक। सर एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट करता हूँ करेंटली अभी, ऑल्दो बहुत एग्रो में बढ़िया। करता हूँ। बट अभी इवेंचुअली कैसा है कि ये सिंस बहुत ज़्यादा मार्जिन वाला बिजनेस रहा नहीं है, बहुत कम मार्जिन में लंबा क्रेडिट वाला काम रह जाता है। क्या तो इस चक्कर एग्रो प्रोडक्ट क्या है? एग्रो जैसे राइस है, रागी है, उसके अलावा अनियंस भी करता हूँ कई बार। तो मेजरली यही है, और बाकी इंडिया में जो है वो ट्रेड वाला काम है एग्रो प्रोडक्ट्स में ही, टैमरेंड हो गया, थोड़ा सा रागी आप हो बता गया। सकते हैं ये राइस एक्सपोर्ट बैन पे आजकल बहुत बातें चल रही है, क्यों चल रही है? मुझे राइस सर, राइस का। वो कैसा है ना कि मैंने जी। तो जो किया है वो दो शिपमेंट किया था मैंने अभी रिसेंटली, मुझे भी स्टार्ट किया है, बहुत टाइम नहीं हुआ है ऑलमोस्ट। सऊदिया। सऊदिया। नहीं नहीं, सिंगापुर भेजा था। सिंगापुर भी जाता, राइट। नॉन बासमती राइस ही भेजा था। तो अभी करेंटली कैसा है कि उसमें भी उन्होंने बैन लगा दिया जितने भी नॉन बासमती राइस है। क्या पहले वो तो कहते हैं इंडिया 20%। में शॉर्टेज हो जाएगी?
ये शॉर्टेज इन्फ्लेशन के चक्कर पे प्राइजेस इन्फ्लेशन जो रशिया यूक्रेन वाला, एक तो वहां से जी आता था हाँ, वहां काफी से ग्रेन्स गेहूं वगैरह। गेहूं बैन हो गया है रशिया से। अभी तक तो ये 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई रहते हैं ये लोग यहाँ पे। लास्ट जो हमारा भी राइट। गया है वो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी पे लग के गया है, और अब तो मतलब बैन यानी ही कर 100 रुपए दी। की चीज है तो 120 रुपए की कॉस्ट हो गई इंडिया में ही। हाँ जी, तो वो उसी हिसाब राइट। से जा रहा था। तो अब तो बैन ही कर दिया उन्होंने उस चीज़ को लेके। हम्म। तो अभी तो फिलहाल उसके बाद फिर इवेंचुअली मैं अभी एक बार देखो एक फिर। एग्जीबिशन एक बार एक मीटिंग में गया था, कॉन्फ्रेंस में गया था, हमारे इकोनॉमिक मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उनके साथ मीटिंग हुई थी। वहां पे आपके एक्सपोर्ट के जो प्रेसिडेंट थे एक्सपोर्ट काउंसिल के आपके राइस के, तो उन्होंने भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रखी थी कि हमारी पेमेंट फंस जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसे हो जाता है, गवर्नमेंट का बहुत डिले चल रहा है। तो वो सब चीजों पे बात हुई, राइस में दिक्कत आ रही है। तो आप क्या प्रोडक्ट चेंज करना चाहते हाँ, हैं? अभी इम्पोर्ट के लिए देख रहा हूँ मैं ये मेटल वाला। सर के यूट्यूब चैनल्स वगैरह के थ्रू ही फिर इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया इवेंचुअली, तो फिर थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया इस बारे में। फिर आपकी स्टेट कौन सी है? झारखंड। आदित्य जी। ठीक है। अभी हमारे गुप्ता जी आज ही आए हैं धनबाद से। इनके अच्छा। फैमिली में एक्सपायर हो गए थे इनके ब्रदर इन लॉ। जी। तो ठीक है आदित्य जी, अभी क्या है, थोड़ा स्लो चलेंगे फर्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में आप थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएंगे तो उसको फिर स्पीड में बढ़ाएंगे। तो अभी आप लोगों को ऐसा ना लगे कि थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम, लेकिन सबको मुझे ऑब्जर्व करना भी जरूरी होता है कि आप लोग क्या क्या कितना कितना जानते हैं, आप लोग क्या करना चाहते हैं, तो हम उस पर टारगेट करेंगे नेक्स्ट वीक से। तो CHA मीटिंग बहुत जरूरी है। अगर आदित्य जी इस वीक में आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई काम छोड़ के जबरदस्ती मत जाना। थोड़ा बहुत फोन पे रिसर्च करते रहना, कुछ इंटरनेट पे कर लेना, कुछ डाउट्स हमारे लिए ले आना, कुछ हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं उनमें आते रहिएगा आप हमारे। और लिंक काव्या मैडम से ले लीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज ज्यादा बढ़ जाएगी। वो क्यों बढ़ती है, आपकी मेरे तो उतना ही बताऊंगा जो आज बता रहा हूँ, उससे कम ही बताऊंगा, लेकिन वो जो वहां पे क्वेश्चंस रेज होंगे ना, वो आपको बहुत नॉलेज देंगे। पता नहीं कौन आदमी क्या क्वेश्चन पूछेगा और मैं उसका क्या आंसर दूंगा, वो आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। ठीक है आदित्य जी? तो HSN पे बात हो गई है, कॉस्टिंग पे बात हो गई है, कस्टम्स पे हो गई, CHA के ऊपर हो गई है, और डॉक्यूमेंटेशंस पे हमने बात कर ली। एक HMS के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत होती है। आज मेरा मन हो रहा है इसके ऊपर बात करने का। तो क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं हमारे पास, मेटल स्क्रैप के हरीश भाई भी हैं एक्सपर्ट, और रफीक भाई भी हैं, अमन जी भी हैं। तो रफीक भाई, आप एक बार अनम्यूट करना। ये हमारा पार्ट ऑफ कोर्स है, हाउ टू हाउ टू क्या फ्लक्चुएशन पे हमारा क्या है, हाउ टू, हाउ टू हैंडल फ्लक्चुएशन। यस यस, हाउ टू हैंडल फ्लक्चुएशंस। तो रफीक भाई एक बार आप बताएंगे कि आपके माल के अंदर जब फ्लक्चुएशंस होती है तो आप कैसे हैंडल करते हो उसे? कहाँ है रफीक भाई? नहीं है तो आप, अमन जी आप बता दीजिए। दे रहे हैं? मुझे क्यों नहीं फ्लक्चुएशन दिख होती है तो कैसे हैंडल करते हैं ऐसा। रहा? राइट राइट। जैसे मान लेते फ्लक्चुएशन हो गई, मंदा तेजी हो गई, 40 रुपए अचानक से 42 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर पता चल रहा है 48 हो गया है, बढ़े जा रहा है तो बढ़े जा रहा है, घट रहा है तो घटे जा रहा है। इसको मुझे बताओ कि कैसे मैनेज करते हो आप? लोकल में काम में तो कोई इतना खास मैनेजमेंट होता नहीं है, बट फिर भी अभी एडवांस ये सब जो मैसेज सिस्टम है उससे थोड़ा, और मार्केट का व्यू थोड़ा मालूम पड़ता है हम लोग को, तो भाई मार्केट नीचे जा रही है तो एडवांस सौदा काट रहे हैं। आप आपने मैसेज सर्विस ले रखी है? हाँ जी। कौन कौन सी मंडी का रेट आता है वहां पर? हाँ, ये अलंग के रेट्स आते हैं, फिर मंडी के पूरे स्टेट के भारत सबके के, समझ। पूरे हाँ। भारत के? हाँ, राइट। पूरे भारत के। तो उससे कितना बेनिफिट होता है जी, अगर वो रेट ना आ रहे हो या रेट आते हो तो क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके? कोई खास तो नहीं, बट थोड़ा एडवांस मालूम पड़ता है फ्यूचर, कि भाई अभी मार्केट थोड़ा स्लो डाउन है, नीचे जाने वाला है, तो फिर वो हिसाब से हम्म। थोड़ा काम करते हैं। कितने में मिल और जाती हैं वो सर्विसेज?
कोई खास नहीं, 1500, किसी का 1500 रुपया होता है साल का, किसी का 2000 रुपया होता है, किसी का 2500 रुपये, इसमें भी तो आप अलग कोई अलग। एक, तो कोई पर्टिकुलर एक ले लेते हो या दो तीन लेके रखते हो? फिलहाल तो एक ले रखी है, लेकिन अभी आगे एक दो और लेना चाहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। ये बस मैं यही समझना चाह रहा था कि आपकी कौन सी कंपनी की मेंटेलिटी ले क्या रखी है होती रफीक है। जी आपने? सॉरी। कौन सी कंपनी की ले रखी है सर्विस? कंपनी तो बहुत। कबीर स्टील। कबीर, ओके ओके ओके। हमारे राहुल जी की बहुत एक्सपर्टीज है इस ट्रेड के अंदर, इनको अच्छा। बहुत नॉलेज है, ये जो रेट्स वगैरह ये सब चीजें होती है, और हम्म। बहुत ज्यादा नॉलेज है। हम तीनों आदमियों की अलग अलग एक्सपर्टीज है। हमारा अपना अपना एक इंटरेस्ट है, टारगेट इंटरेस्ट है। तो हमारे अशोक सर का अलग इंटरेस्ट रहता है, मेरा अलग इंटरेस्ट रहता है। मैं डॉक्यूमेंटेशन, कॉस्टिंग और इन सब पे मैं बहुत डीप फोकस करता हूँ। तो इसलिए आज अभी अशोक सर शांत है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन सब चीजों पे ज्यादा पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल। और बाकी सर हम अशोक सर ने, ऐप ऐप के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बिल्कुल। खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैं 3 साल से एक मार्केट प्लेस बनाने में लगा हुआ था। ये आइडिया आया था मुझे लॉकडाउन में, मैं बिल्कुल खाली हो गया था, अदरवाइज तो मेरे पर टाइम नहीं होता, लेकिन मैं जो सोच लेता हूँ ना तो फिर करता जरूर हूँ। तो मुझे टाइम इसलिए लग गया, अगर वो लॉकडाउन खिंच जाता लंबा तो जल्दी कर देता। तो मैं फिर बिजी हो गया, मेरी ट्रैवलिंग रहती है, मैं कभी कहीं किसी कंट्री में, कभी कहीं ट्रैवलिंग रहती है, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। तो मेरा एक मार्केट प्लेस लॉन्च होने वाला है, तो वो फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे हम उसको ट्रायल पे सब लोगों को, बाद में देखेंगे कैसे क्या करना है। तो उसमें जैसे आप रफीक भाई अपना मेटल स्क्रैप डाल सकते हो बेचने के लिए, और नहीं तो खरीदार बन के उसमें एक ज्वाइन कर सकते हो। तो जिस जिस लोग को पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कुछ भी बेचना है, वो वहां पर पड़े हुए होंगे। हम्म। ठीक है, उनका प्रोडक्ट पड़ा हुआ होगा, रेट पड़ा होगा, क्वांटिटी पड़ी होगी, और उनका नंबर होगा, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। उनकी, वो हमारे, शुरू में तो देखो कोई भी हो सकता है, बाद में हम वेरीफाइड कस्टमर्स डालेंगे उसमें। तो ये सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी भी ट्रेड में हो आप, लॉट हो, स्टॉक लॉट हो, कपड़ा हो, पेपर हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, कबाड़ी का सामान, इसका सामान, मेटल, खाने पीने का सामान, कुछ भी वहां पर अवेलेबल मिल सकता है। और वहाँ देसी स्टाइल में करेंगे, बिल्कुल जैसे आप बैठे हो, हम बैठे हो, कि रोज सब लोगों का ट्रेड बने। कोई उसके अंदर बहुत ज्यादा गचड़ पचड़ नहीं होगी कि कंपनी लेवल है, ये है, कोई फोन नहीं उठा रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। सब बिल्कुल ऐसे होगा कि आज काम हो गया, सूरत वाले ने पंजाब में काम कर लिया, पंजाब वाले ने महाराष्ट्र में काम कर लिया, ऐसे काम होगा उसमें। मतलब उसमें हमने जितना हमारी नॉलेज है ना, वो सारी डाल दी उसके अंदर। तो देखो होपफुली अगले महीने स्टार्ट कर देंगे। छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसमें। ठीक है, तो अभी हम अशोक सर, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि अब हमें और क्या सावधानी रखनी चाहिए इस काम को करने के लिए, बिल्कुल और बिल्कुल। हमें किन चीजों पे देखिए, बातें आज करनी चाहिए, पहला वीक है ये। एक आपसे रिक्वेस्ट है, तपस जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपके पास, एक आपने मेरे को व्हाट्सएप भेजा था, आपको याद हो तो, आई थिंक आपको याद नहीं होगा। फ्रॉड फ्रॉड से रिलेटेड, बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो मेरे को एक एक बार व्हाट्सएप दिखाइए, भेजा। वो आप एक बार दिखाइए, मैं आप लोगों को कुछ मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस, सबको दिखाना ये काय वैसे ये सब बातें होती है हमारी सेकंड वीक थर्ड वीक में, लेकिन इन्होंने, राहुल जी ने अगर याद दिलाया है, बहुत अच्छी बात बिल्कुल। है। तो मैं आपको आज ही बताना चाहूंगा, हम फ्रॉड व्रॉड की बातें करते हैं सेकंड थर्ड वीक में। ये देखिए, मेरे कस्टमर, हमारे एक पार्टिसिपेंट थे अहमद भाई, नागपुर में। तो उन्होंने हमारी मास्टर क्लास भी ली, ऑफलाइन भी लिया, वो ऑलरेडी मेटल स्क्रैप बिजनेस में है, एल्युमिनियम के इंपोर्टर से खरीदते हैं, खुद इंपोर्ट नहीं करते। और एक दो और उनके चाइना के एक दो चीजें और बेचते हैं वो। और उन्होंने हमारे ऑफलाइन भी ज्वाइन करा, मतलब उन्होंने कोई भी चांस नहीं लिया सीखने का। जितनी सर्विसेज हमारी हैं वो सारी उन्होंने ले रखी है। तो कल, कल नहीं, थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे एक चैट भेजी, वो बोले भाई एक मेरे को आयरलैंड में कोई कस्टमर है, सप्लायर, वो कह रहा है मैं आपको अपने यार्ड में माल दिखवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको 3,500 रुपये उसका फीस देना पड़ेगा, जो रिफंडेबल होगा, इंस्पेक्शन चार्जेस होंगे, सॉरी, $3,500, यानी जो हो गए करीब करीब मोटा मोटे 3 लाख रुपए। तो वो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आपका वो इंस्पेक्शन हो जाएगा, और वो रिफंडेबल है अगर कोई डील नहीं होती है। तो मैंने उनकी बात पूरी सुनी नहीं, वो मुझे कन्विंस कर रहे थे, मतलब वो मेरे मुंह से सुनना चाह रहे थे मैं हाँ कर दूं।
तो वो मुझे कन्विंस कर रहे थे, तो मैंने उनकी बात सुने बिना कह दिया, मैंने कहा जी ये फ्रॉड है। बोले जी मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरा बंदा है वहां पर आयरलैंड में। ठीक है, तो वो कह रहे मेरा बंदा है, वो जाएगा, वो वहां पर देखेगा, और माल समझ में आएगा तो रेट करेगा और हम लोड कर लेंगे। तो मैंने कहा जी फ्रॉड है। तो उन्होंने एक तो बोले मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या पता। मैंने कहा जी किसी को अपना माल बेचना है तो आपसे फीस क्यों लेगा वो $3,500? माल बेच रहा है, धंधा कर रहा है, वो भी पैसे कमाएगा, आप भी पैसे कमाओगे, इस बात की काहे की फीस है? क्यों जसवंत जी? और वो भी पहली बार में, और कह रहा है रिफंडेबल है। मान लेते हैं आपका बंदा आयरलैंड में है, तो क्या हो गया, वो उसका पैसा कोई निकाल लेगा, आपने अपनी खुशी से दिया होगा। लड़ते रहो, कोर्ट में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, वो आदमी हाथ नहीं लगेगा। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, मेरे साथ 10 साल पहले ये भूल हो चुकी है, मुझे अशोक सर मना करते थे, लेकिन मैंने जब पैसे कमाए ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो 2 4 5 लाख रुपए का रिस्क लेते हुए डर नहीं लगता था। तो मैंने कहा यार पता नहीं क्यों मना करते हैं, मेरी तरक्की नहीं देखना चाहते ये, ईर्ष्या करते हैं मुझसे, क्या चाहते हैं मुझे मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे एक ऑफर आई यूके से, और बड़ी क्वालिटी ऑफर थी, बहुत हैंडसम प्राइस थे। मैंने कहा यार ये माल तो खरीदना चाहिए। तो अब मेरे पास टीम है वहां पर, लेकिन मैं सोच रहा क्या है यार, वो टीम को छेड़ूंगा इतने से छोटी सी डील के लिए? वो डील थी टोटल करीब करीब 6 लाख रुपए की, एक छोटा सा कंटेनर था, और वो करीब 1.5 लाख रुपए एडवांस मांग रहा था, 25%। तो मैंने कहा यार 1.5 लाख रुपए से एडवांस देते थे, वो माल लोड कर देगा। और इतनी लेविशिंग उसकी वेबसाइट थी, इतनी हाईटेक वेबसाइट थी उसकी, देख के लगता ही नहीं था कि कोई फ्रॉड होगा मेरे साथ। और उसने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर सप्लायर का, इतना जबरदस्त कि मुझे अपने एडवोकेट को पढ़वाना पड़ा, जो मेरा कॉर्पोरेट लॉयर है। मैंने कहा अरे देखियो यार, कोई पता नहीं क्या क्या लिख दिया यार, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। वो कह रहा है यार बहुत बड़ी कंपनी है यार, किससे काम कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ यार बड़ी सी कंपनी है, उसका प्राइस है। मैंने कहा यार बड़ी कंपनी हो सकता है उसके पास फालतू पड़ा होगा माल, उसको बेचना है तो इसलिए सस्ता दे रहा है। मतलब 8 9 हजार डॉलर का वो कंटेनर होना चाहिए, तो जो वो 6 हजार में ऑफर कर रहा है। और मैंने अशोक सर को बताए बिना वो कर दिया। मैंने कहा यार ये पेमेंट करने नहीं देंगे, जैसे वो अहमद भाई मेरे से हाँ करवाना चाह रहे हैं बस। वो चाह रहे हैं मैं कन्विंस हो जाऊं और हाँ कर दूं, और वो तुरंत उसको $3500 भेज देंगे। वो इतना डेस्परेटली मुझे मैसेज करा उन्होंने, उसमें उसकी दिख रही थी, मैंने तुरंत बोल दिया जी फ्रॉड। उसमें आप चैट में देख सकते हो, ये सब कुछ शेयर कर देना। तो ऐसे हम पर्सनल चीजें शेयर करते नहीं है किसी के, लेकिन अहमद भाई बहुत बढ़िया आदमी है, उनको बुरा नहीं लगेगा, मैं उनसे बिना पूछे भी कर दूंगा। तो मैं इतना उनकी गारंटी ले सकता हूँ। तो वो क्या हुआ जी, मेरा पैसा नहीं, उसने मेरा माल लोड कर दिया, फोटो वोटो भेज दी बहुत बढ़िया सुंदर से कंटेनर की लोडिंग की, और बीएल भेज दी मुझे, जो बीएल पे हम बातें कर रहे थे, और बोला जी मेरा बाकी का पैसा दे दो, जो मैंने आपको बोला था सेल्स इनवॉइस से जाएगा। ठीक है जी। तो 25% जा चुका था, 75% की उसने इनवॉइस बना दी। और मैं सोच रहा था कि यार उसने कंटेनर लोड कर दिया, ये सब हो गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि एक काम कर यार, सीएचए को भेज दे ये बीएल। तो उसने ड्राफ्ट बीएल दी थी, ड्राफ्ट बीएल होती है कच्ची बीएल, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन वो कंटेनर ट्रैक हो सकता है उससे। तो उसने वो ड्राफ्ट बीएल दी, मैंने सीएचए को भेजा, सीएचए बोला जी ये तो कुछ शो ही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। मैंने कहा यार तू देख नहीं पा रहा होगा, सही से देख। फिर उसने शिपिंग लाइन में बात करी, तो शिपिंग लाइन बोला जी ये तो कंटेनर ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली उन लोगों को हमारी मेंटेलिटी पता है, ये कितनी जल्दी दिखाते हैं। मैंने फिर भी सीएचसी से बोल लिया, नहीं तो मैं वो भेजने वाला था उसको बाकी के पैसे। फिर मैंने उसे बोला कि भाई तेरा बीएल गलत है, तेरा कंटेनर गलत है, फलाना है। वो मुझ पे नाराज हो रहा, आप मुझे क्या समझ रहे हो, मैं एक छोटी सी डील करता नहीं हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ, मुझ पे नाराज हो रहा। मैंने कहा भाई जो भी है तू मेरा पैसा वापस दे दे, या ये अपने कंटेनर का डॉक्यूमेंट दे दे, ये चलता हुआ दिखे, वो पानी में मुझे ट्रैक होगा, तब उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा। वो 1 महीने तक मेरे से लड़ता रहा, तुम्हें डैमरेज लग जाएगा, तुम्हें डिटेंशन लग जाएगा, मैं केस कर दूंगा तुम पे। भाई साहब मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया, और मैंने अशोक सर को बताया हुआ 6 महीने के बाद। मेरे को पता, मेरे मेरे मन में वो बोझ था, और लेकिन मैंने इन्हें बताया, और फिर जो उन्होंने भाषण दिया कि तुम बड़े आदमी हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो भैया उसको बाकी का पैसा भी दे देते। पता नहीं क्या क्या बोला, पर वो गलती मैंने दोबारा नहीं करी, और सबको मैं वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करता। तो भैया अपना पैसा है, कीमती पैसा है, 10 20 हजार रुपए सीखने में, किसी एजुकेशन कंपनी को इधर उधर ट्रेवलिंग में, सीएचए पे जाने में, इधर उधर 10 20 50 हजार रुपए खर्चा हो रहा है ना, तो वो फिर भी सुख है। उसमें आपको मेंटल अरेसमेंट नहीं है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया। आज मैं आपसे पैसा ले लूं 15 हजार रुपये मास्टर क्लास का,
और आपको क्लास में नहीं बुलाऊं, कुछ भाषण नहीं दूं, तो आपको लगेगा मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो 15,000 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, लेकिन आपके मन में एक खटका बना रहेगा कि यार एक बताओ, एक कॉल आई कोई ऑनलाइन, आप लोग हम लोग एक दूसरे को जानते तो है ही नहीं, वेबिनार में मिले ये सब हो, तो 15,000 रुपए लेकर कोई गायब भी हो सकता है, हजारों लोगों से लेके गायब हो सकता है। तो आपके मन में हमेशा एक दर्द बना रहेगा कि यार एक आदमी ने मेरे से 15,000 का फ्रॉड कर लिया। तो उस चक्कर में कोई रियल आदमी भी आपसे मिलेगा तो आप उससे काम नहीं करोगे। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो झंझट मेरे साथ रहा, लेकिन मैं अब बिल्कुल चौकन्ना हूं। उस दिन के बाद से मैंने दोबारा कोई गलती नहीं करी। मेरा आदमी होगा वो चेक करेगा, या वो एक रिलायबल सोर्स होगा, सारी दुनिया उससे काम करती होगी, तब अपन आगे बढ़ेंगे। तो अशोक सर प्लीज जी। करिए। एक, हाँ जी। देखिए कितना, ये आपने देखा इसमें कितनी एनर्जी लगती है समझाने में और सीखने में। आप लोगों की भी एनर्जी लग रही है, आप अपने काम धाम छोड़कर शनिवार, बिल्कुल वीकेंड को आप इस पर बैठे हुए हैं, और मुझे मालूम है कि ये कोई आसान काम नहीं है। दैट शोज कि आप सीरियस हैं। आप पहली बात आपने पैसा दिया और उसको, और सीखने के लिए, और राखी जी ने अभी तक हाथ किया हुआ है, इनका अभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन बिल्कुल लेंगे। और तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की तरफ सोच रहे हैं, तो जैसे हरीश भाई हैं, काफी कुछ जानते हैं, और वो हमारी रिक्वेस्ट पर आते हैं, और उनसे जब वो आपको बताते हैं तो आपको ये लगता है कि देखिए जो ऑलरेडी कर रहा है, वरना हम लोग कर रहे हैं तो हम पार्टी बन जाते हैं क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं। लेकिन कोई सेकंड आदमी आपको सिखाता है तो वो एक अलग बात होती है। ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप होता है। तो हम आपको जो सिखा रहे हैं, इससे कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, सिचुएशंस आ जाएंगी। तो ये आपके लिए जरूरी है। और जब आप ये सीख लेंगे, तो फिर जब आप एक्चुअल काम करेंगे, तब आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, मिनट मिनट पे आपको बात पूछने की जरूरत पड़ेगी। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से करें। और मैं ये कहूँगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ढूंढ ढूंढ कर लाएं, लोगों से बातचीत करें, अपनी कम्युनिटी खुद डेवलप करें। इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर किसी से भी आपने सर्किल में बात करेंगे, तो वो आपको कैसे बताएगा? वो खुद नहीं जानता, वो खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता होगा वो आपसे बात नहीं करेगा, वाई ही विल टेल यू। लेकिन तो ये एक बहुत बड़ा गैप है कि आप सीखना चाहते हैं, जो जानता है वो बताता नहीं है, और जो नहीं जानता है वो गलत बता देता है। तो यू हैव नो चॉइस एक्चुअली। तो इसको, लेकिन इस मौके का बहुत ही फायदा उठाएं। और मैं ये कहूँगा, तपस जी कहाँ गए? राखी जी आप बताएं। चलिए कोई बात नहीं, हर काम के लिए तपस जी नहीं। राखी जी आप बताएं, आपका क्या क्वेश्चन है? गुड राखी इवनिंग सर। जायसवाल। सर गुड एक्चुअली मेरे इवनिंग। को पूछना है कि जैसे मेरा कंपनी ऑलरेडी फॉर्म्ड है 2020 में, ठीक, जी। और मेरा काम ऐसे लोकल में तो हो ही रहा है, मेरे पास बायर भी है, बस सप्लायर जो है वो लोकल है। तो मेरा हम्म। वैसे उतना कॉस्ट और मार्जिन जो भी है, तो उतना मेरा प्रॉफिट तो होता नहीं है सर। लेकिन जी। इसीलिए मैं इंपोर्ट करना चाहती हूँ, सबसे पहली बात ये है। और हम्म। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी कंपनी है, रजिस्टर्ड है, जीएसटी वगैरह सब कुछ है। हम्म। तो मेरे को अब अगला स्टेप मेरे को क्या करना चाहिए? जी। देखिए, इसमें और थोड़ा घुसने के लिए आपके लिए उचित होगा कि आप कोलकाता में हैं, तो आप कौन सा पोर्ट प्रेफर करेंगे माल मंगाने के लिए? अ, हल्दिया पोर्ट। गुड। तो आप हल्दिया पोर्ट में, आप चूंकि ऑलरेडी इसको कर रहे हैं, एक तो आपने, जब भी आप ये कहते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं, अगर वो कहते हैं मेरे पास बायर है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज आपको सब लोगों को, जो लोग मेटल में इंटरेस्टेड हैं, मेटल की विशेषता यह है कि इसमें हर आदमी के पास बायर है। जिसको कहते हैं, जो स्टोन उठाओगे उसके नीचे बायर हो। तो यही इस बिजनेस की ब्यूटी है
कि बायर सबके पास है। दूसरी एक बहुत ब्यूटीफुल बात है, क्योंकि इसकी हैवी डिमांड है इंडिया में, तो ये बिल्कुल कोई पहले से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं किसी को। आप जो मंगा लेंगे वो बिक जाएगा। तो सब लोग देखिए, राखी जी को तो मालूम है क्योंकि ऑलरेडी कर रही है, तो कि इनके पास बायर्स हैं। लेकिन मैं कहता हूँ बायर सबके पास है, तो लेकिन सबको शुरुआत करनी पड़ेगी कि बायर इंडिया में है, उनके शहर में है, जहां भी है उनको बायर ढूंढने जाना पड़ेगा। राखी जी को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। बट दिस इज नॉट ए बिग थिंग, बीइंग हैविंग ए बायर इज नॉट ए बिग थिंग एट ऑल। तो अब आपको सप्लायर पर जोर देना पड़ेगा। और मैं देखिए तपस जी आ गए, क्योंकि रोज वो इन चीजों से हैंडल करते हैं। तपस जी थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, ही इज बिजी, नो प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए सप्लायर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेटल के अंदर। जिस चीज के अंदर माल आसानी से बिक जाता है, तो फिर उसका सप्लायर भी बहुत एटीट्यूड वाला हो सकता है। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ कि जब मैं लंदन में था, तो मैं कुछ माल खरीदना चाह रहा था। किसी लंदन में बैठे हुए किसी सप्लायर ने मुझे ओके नहीं किया। और ऐसे ऐसे इंस्टेंस हुए हैं कि मैं यार्ड में बैठा हूँ, यार्ड में गया हूँ मैं किसी के में, और मैंने उसके हाथ में कार्ड दिया है और उसने वो कार्ड मेरे मुंह पर फेंक के मारा है। दिस इज द हाल कि वहां पर इंपोर्ट के बारे में। तो ऐसे में सप्लाई ढूंढना वास्तव में एक चैलेंज है, लेकिन हम उस चैलेंज को भी पूरा करते हैं। तपस जी, राखी जी का क्वेश्चन है कि ये भी 2020 से बिजनेस में है, इनके पास बायर्स हैं और ये इंपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि लोकल सप्लाई से प्रॉफिट नहीं होता है। राखी जी, मैंने आपका क्वेश्चन सुना था अभी। एक बार अशोक सर आपका म्यूट करना। राखी जी, मैंने आपका क्वेश्चन सुना था। मैं आपको, आपने पूछा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। यस तो सर। मैं आपको सबको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको बता दिया है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो आप वही नेक्स्ट स्टेप पकड़ लो अपना, कि आपको डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज हो जाए। आप कहोगे कि मेरे को बायर सेलर चाहिए, मुझे माल चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंटेशन का क्या करना। ठीक है ना। तो लेकिन चलना स्टेप से ही पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं कूद कर सीधा आपको एक बायर दे देते हैं या सप्लायर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं, हम जबकि ये देते नहीं है किसी को, हम आपको तरीका बताते हैं कि वो आपको कैसे मिलेगा। मान लेते हैं अभी दे देता हूं मैं आपको, तो या तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, या वो जो बातें बता रहा होगा आपको समझ नहीं आ रही होगी। तो समझ नहीं आ रही होगी तो वो एंटरटेन नहीं करेगा आपको। जो लोग सीख चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं, यूएसए से कल ही एक लोगों से बात हो रही थी, जो सीख चुके हैं, एक्सपर्ट हो गए, धक्के खाने लगे हैं वो यूएसए के अंदर, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में, पर वो साइड बाय साइड मेटल स्क्रैप का एक्सपोर्ट का काम करना है उन्होंने, उनके पास बायर है इंडिया में। तो वो एंटरटेन नहीं कर, समझ नहीं पा रहे वो क्या बोल रहा है। तो वो उन्होंने मेरे से पूछा जी मैंने ऐसे 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 ये सब चीजें करी, तो क्या ये बात ठीक है। वो मुझे एंटरटेन नहीं कर, मैंने कहा जी तरीका तो यही है। बोला बस मुझे यही समझना था जी, तरीका तो ठीक है ना मेरा, अब मैं कर लूंगा अपने आप बात। मैंने कहा जी तरीका यही है। जो अशोक सर ने बोला ना वो कार्ड मुंह पे मार देता फेंक के, तो ऐसा नहीं था कि अशोक सर का तरीका गलत था, लेकिन हो जाता है ऐसा। मैंने यूएसए के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर एक सप्लायर के साथ काम किया, और एक सेकेंड, सॉरी, सप्लायर की तरह बिजनेस स्टार्ट किया लास्ट ईयर। और मैं करीब 8-9 साल से कोशिश कर रहा था उससे काम करने की। तो मैं करीब 9 साल पहले गया था उससे मिलने, तो मैं काम नहीं कर पाया था तब, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम थी, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो मैं फुलफिल नहीं कर सकता था उस समय, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे जो उसको चाहिए थे। तो मैंने वो पेंडिंग रखा अपने ब्रेन में कि भैया काम जरूर करूंगा, इससे सारी दुनिया करती है तो मैं भी करूंगा। और लास्ट ईयर में गया, वो अपॉइंटमेंट नहीं देता, फोन नहीं उठाता है। ठीक है, एड्रेस मेरे पास था क्योंकि मैं पहले गया हुआ था। तो उसके यहाँ क्या होता है जी, लोकेशन वहां पहुंचते ही जहाँ खत्म होती है वहां से उसके वेयर हाउस में एंट्री का कोई गेट नहीं है। वो उसने इस तरीके से बना रखा है कि सारी दुनिया नहीं तो उसके यहाँ पहुंच जाएगी। और वो टेक्निक वो बताता है
तब हम उसके अंदर पहुंच सकते हैं उसके पास। ऐसे घूमो वैसे घूमो, हल्का सा रॉन्ग साइड जाओ, यूएसए में रॉन्ग साइड लेना कितनी बड़ी चैलेंज का काम है। कंटेनर ही कंटेनर आ रहे हैं, हमारी गाड़ी तो पता भी नहीं चलेगी किस कंटेनर के नीचे आ जाए। तो वो टेक्निक है, वो बताता है, वो मैं भूल गया 9 साल में। तो मैंने कहा ये अपॉइंटमेंट देगा नहीं इसकी लड़की, सीधा पहुंच जाते हैं, कोई फर्क नहीं है, 1.5 घंटे की ड्राइव है, मैं ड्राइव की ली और पहुंच गया उसके वेयर हाउस के पास, और लोकेशन हो गई खत्म। उसके बाद मैंने अपनी एक रिलेटिव को फोन किया, उसने कॉन्फ्रेंस पे उसको लिया, और उसने डायरेक्ट मतलब ऑनर को लिया। पहले तो उसने उसकी सेक्रेटरी को फोन किया कि जी मैं ऐसे ऐसे यार्ड में आ गई हूँ, और मैं मेरे को लोकेशन नहीं मिल पा रही है, मेरे को गाइड कर दो। उसने बोल दिया जी मैं नहीं कर सकती, वो मेरा ऑनर ही करेगा, और आप वो बिना अपॉइंटमेंट के मिलते नहीं, आप पे अपॉइंटमेंट नहीं है। तो हमने उसके ऑनर को कॉल किया। उसके ऑनर को उसने इतना अच्छे से कन्विंस किया कि उसने वो रास्ता हमें बता दिया। अगर मैं उसको कहता ना तो वो बिल्कुल नहीं आने देता। उसने बोला जी ये मेरा इंडियन फ्रेंड है, ये इंडिया से आया है, ये माल खरीदता है। तो वो बोला जी मैं इंडिया नहीं बेचता माल, क्योंकि वो अदर कंट्रीज में बेचता है, इंडियन से उसे काम ही नहीं करता। तो उसने बोला माल हम इंडिया नहीं बेचेंगे, माल की सिलेक्शन ये करेगा, परचेजिंग ये करेगा, सारा कुछ डीलिंग आपका मैं करूंगी, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं इतने साल से बैठी हूँ, मेरी ये प्रोफाइल है। ऐसे करके उसने उसको कन्विंस किया, और काम को स्टार्ट हो गया। जब काम स्टार्ट हो गया, उसको कोई लेना देना नहीं इंडिया जा रहा है या कहाँ जा रहा है, और मैं ही काम कर रहा हूँ, वो लेडी कोई काम नहीं कर। सिर्फ एक पहला विजिट था, फिर वो जब मुझसे मिल गया, उसकी मेरी दोस्ती हो गई, हम 1 साल से काम कर रहे हैं। आज वो मेरे से पैसे मांगे बिना भी लोड कर देता है। मैं कहता भाई मत लोड किया अगर, अभी मुझे नहीं चाहिए। बोला यार कोई बात नहीं आप दे देना। तो सिर्फ एक जो पहली एंट्री है ना, वो बहुत चैलेंजिंग होती है। उसके लिए कोई भी तरीका लगाना पड़ सकता है। मेरे को नहीं पता जी, मैं तो कैसे कैसे करके लगाता रहता हूँ, पेंडिंग जरूर रखता हूँ, लेकिन ये जल्दबाजी नहीं करता कि यार वो मिला नहीं तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊं। यार मिल जाएगा, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राखी जी, आपका नेक्स्ट स्टेप वही है, आपको सीएचए से मिलना है। आपके कलकत्ता में बहुत सीएचए हैं, आप बहुत अच्छी जगह है, आपके पास पोर्ट है वहां पर, आपका ओशियन पोर्ट है वहां पे। आप सीएचए से मिलिए, कॉस्टिंग निकालना सीखिए, डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज होइए। हर चीज आपके लिए ऐसा हो जाए कि आपके सामने कोई कागज पड़ा है, तो अगर आपको उसकी नॉलेज होगी तो आप समझ जाओगे बीएल पड़ी है। अगर आपके आगे बीएल पड़ी है पर आप जानते ही नहीं बीएल क्या होती है, तो आपको पता ही नहीं चलेगी। तो ऐसा हो जाइए कि कॉस्ट शीट किसी की पड़ी है तो आप 1 सेकंड में पहचान जाओ। आपको सारे खर्चे पता होना चाहिए, एल्युमिनियम के ऊपर क्या क्या खर्चे लगते हैं, किस एचएसएन कोड में आता है वो। इंपोर्ट में हो सकता है कोई और एचएसएन को हो जाता हो, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हरेश भाई ने बताया था, हरेश भाई ने भी अभी फर्स्ट टाइम एल्युमिनियम का कंटेनर लोड कराया है। तो हरेश भाई ने बताया था कि एल्युमिनियम ही लोड हुआ, लेकिन एल्युमिनियम लोड हुआ था इनका कुछ पाइप्स वगैरह से रिलेटेड, मैं भूल रहा हूँ, तो उसके अंदर वायर भी एल्यूमिनियम में डाल दी। बहुत सारी क्वांटिटी होते हैं, जैसे कास्टिंग होते हैं, भांगा होते हैं, छिद्रा होता है, सेक्शन होता है, राइट। ये तो सारे। अलग अलग एचएसएन में आ जाते हाँ। हैं वो फिर, ठीक है ना। तो अब मान लो सारी चीजों का एक मिक्स कंटेनर है, तो क्या करेंगे, हमें क्या पता उसमें कौन सा माल कितना है। तो वो सीएचए आपको गाइड करेगा कि उसको कैसे हैंडल करना होता है। मान लीजिए आपके पास अमेरिका से एक फोटो आई जिसमें सारी दुनिया के झंझट उसमें पड़े हुए हैं, सेक्शन वेक्शन सारे एचएसएन कोड का एल्युमिनियम पड़ा हुआ है, पर हमें खरीदना है, हमें सस्ता मिलेगा, क्योंकि वो जितनी मेहनत कम होगी वहां पर, जितनी इंडिया में मेहनत हम करेंगे, माल एज इट इज खरीद लेंगे, उतना अच्छा हमें उसमें मार्जिन मिलने लगेगा। आप चाहोगे सारी मेहनत वही करके दे दे, तो आपको वो प्राइस ही नहीं मैच कर पाएंगे। ऐसा ही है हरेश भाई, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। यस यस, ऐसा ही था। मेरा कहना था कि एल्यूमिनियम इंपोर्ट में एक तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो एसडीएस से मेरा इंस्पेक्शन मैं कर रहा था। हाँ तो मैंने जो इंपोर्ट किया है ना, एल्यूमिनियम एक्सटेंशन 6063, and aluminum or any scrap you import to the India, you have to inspection by the third party. It is SGS or a Vero Veritas. तो SGS वाले ने जब वो स्टफिंग होता है कंटेनर, तो उसका आदमी खड़ा रहता है वहां पे, और वो रिपोर्ट बनाता है प्योरिटी का और सबका। और उसके बाद कंटेनर में लोड होता है, तब वो पिक्चर भी लेता है सब क्या क्या गुड्स के उसके अंदर।
उसके बाद यहाँ पे जब कस्टम में गुड्स क्लियर करवाएंगे ना, तब वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट इट इज नेसेसरी, अदरवाइज योर कंटेनर ट्रीट एज ए मिस डिक्लेयर। तो उस टाइम मैंने पिक्चर लिया था, तो पिक्चर मैंने सीएचए को भेजा। तो सीएचए ने बोला कि आपने जो बीएल में लिखा है और जो जो एचएसएन कोड है वो एचएसएन कोड और ये गुड्स का कोड मैच नहीं होता, ये अलग है, तो इसको निकाल दो। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा कि वो उसको निकालने के लिए फिर से कंटेनर को ओपन करना पड़ा। लेकिन वो वो मैं इतना महंगा हो जाता है इनका माल, हाँ, लेकिन मैंने निकाल वो बिकता ही किया नहीं। नहीं। फिर मैंने हाँ, वो एसडीएस वाले को फोन किया कि भाई इसका क्वांटिटी कितना है, क्योंकि 25 kg 30 kg होगा, मे बी उससे भी कम इतना होगा। कुछ नहीं। हाँ, हाँ, तो फिर वो बोला कि हाँ कुछ नहीं, आप यही एचएसएन में डाल दो और हो जाएगा आपका। खाली उसने मुझे पोर्ट चेंज करवाया। तो बस अच्छा। एल्यूमिनियम स्क्रैप में ये सब बहुत प्रिकॉशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो प्रॉपर सप्लायर मिलना चाहिए, और आपको वहां पे आपकी दूसरी कंट्री वहां पे इंस्पेक्शन एजेंसी मिलनी चाहिए प्रॉपरली। और उसका वहां पे आपको रुकना पड़ेगा, रुक के आपके आंखों के नीचे ही वो माल लोड करना पड़ेगा। यस। अदरवाइज कुछ और निकलेगा यहाँ पे आएंगे तो। तो राखी जी, आप घबराइए मत। आपका बिजनेस जरूर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट लेवल पे जरूर जाएगा। हम आपको टेक्निक सिखाएंगे। पहले आप कॉस्टिंग वॉस्टिंग ये सब निकालना सीख जाओ, फिर हम आपको टेक्निक सिखाएंगे कि आपने पहले इंपोर्टर से कैसे बाय करना है और इंपोर्टर कैसे मिलेगा। अभी हम डायरेक्ट इंपोर्ट करना सिखाएंगे ही नहीं आपको, वो सिखाएंगे पर वो यूज करना नहीं सिखाएंगे। ओके, अच्छा सर, मानते हैं कि आप बोल रहे हैं कि पहले हमें सीएचएस से मिलना चाहिए, तो सीएचएस से जब हम मिले फर्स्ट टाइम तो उनसे क्या क्वेश्चन अपना रखना चाहिए हमें? जी हाँ, आप सब लोग लिख लो जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है इन्होंने। उससे क्या पूछना है, बोलना ही क्या है हमें। हाँ। हाँ। तो उसको बोलना है कि मैं इंपोर्ट में नया हूं, मैं इंपोर्ट के अंदर नया हूं, मुझे फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करना है। लिख लो जी आप ये पहला पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपने उससे कहना है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। जैसे कि वो बताना शुरू कर देगा जी, इनवॉइस चाहिए, सेल्स इनवॉइस चाहिए, पैकिंग लिस्ट चाहिए। थोड़ा सा आप घर से पढ़ के जाओगे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उसको मत देना, हमारा कोई कागज मत देना उसको, नहीं तो वो आपको फिर सिखा नहीं पाएगा। वो समझ जाएगा ये लोग सीखे हुए हैं, क्या जरूरत है। आप बिल्कुल नए बन के बैठना कि आपको कुछ नहीं आता, पर घर से पढ़ के बात भेज जाना, जिससे कि वो जो बातें बोलेगा तो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी, उससे हेल्प हो जाती है। तो सेल्स इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, और बीएल की कॉपी, बीएल कितने प्रकार की होती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, और प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको वो बताएगा। फिर आप कह रहे हैं जी मैं कॉस्ट कैसे निकालूं इसकी। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम स्क्रैप का रेट आप $1500, सीआईएफ, सीआईएफ मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस रेट, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल जो अमेरिका में माल है, इंश्योरेंस जो उस माल पे इंश्योरेंस ली वो बहुत नॉमिनल सी होती है, $20-30 होती है। और एक उसके ऊपर फ्रेट जो अमेरिका से इंडिया पोर्ट तक आने में लगा, पोर्ट बोले तो ओशियन पोर्ट ओनली, ड्राई पोर्ट नहीं, मुंद्रा तक यानी यूएसए से मुंद्रा आने तक का जो खर्चा लग रहा है उसके ऊपर जो कॉस्ट है, तो वो सीआईएफ मान लीजिए $1500 है एल्युमिनियम का। और उसके ऊपर अब जो खर्चे लगेंगे, क्या क्या स्टेप्स है, वो सारे विद हेड आपने नोट करने हैं। तो आपने उससे पूछना है जी मैं नए हूं, मेरे को इंपोर्ट करना है, अपना प्रोडक्ट बताना, कौन सा प्रोडक्ट करना है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं, उसके ऊपर खर्चे सारे क्या लगते हैं। फिर उससे एक नया सवाल और आपने करना है कि आजकल ज्यादातर किस कंट्री से आना है, आ रहा है, और हमें सीएचए वही ढूंढना है जो उस कमोडिटी का एक्सपर्ट हो। मान लेते हैं अगर सीएचए तो ढूंढ लिया हमने कपड़े वाला, और हम बातें एल्युमिनियम की कर रहे हैं, तो वो नहीं करा पाएगा। तो उससे पूछना है सीएचए से कि जी आप मेटल स्क्रैप में काम ऑलरेडी कर रहे हैं क्या, इंपोर्ट का। तो वो हाँ कहेगा तो आगे बढ़ना है। अगर वो कहता नहीं नहीं मैं तो नहीं करता मेटल स्क्रैप का काम, तो फिर आपने किसी और से करनी है। फिर उसी से पूछ लो कि कौन करता है मुझे बता दो, तो वो भी गाइड कर देते हैं। और आप कलकत्ता पोर्ट के पास है या जहां भी है, आपको मिल जाएंगे इजीली, बहुत लोग मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है सीएचसी के नंबरों से। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपने पूछना किस कंट्री से ज्यादा आ रहा है, कौन सा ग्रेड ज्यादा आ रहा है। सीएचओ को सब कुछ पता होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं बिना सीएचओ के गति नहीं है।
हम लोग तो अपने जो काम कर रहे हैं हमें उनके बारे में पता है, अशोक सर जो कर रहे हैं उनके बारे में पता है, राहुल जी को उनके प्रोडक्ट के बारे में पता है, या हम लोग आप लोगों से बातें करते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा आपके बारे में मालूम चल जाता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है। लेकिन वो एग्जैक्ट निशाना लगेगा जब हम सीएचए के साथ बैठे होंगे। ठीक है जी। और वो आपको ये बताएगा कि आपने कौन सी कंट्री से आ रहा है, कौन सा आ रहा है ज्यादा, और क्या बोलते हैं, ये सब चीजें वो बता देगा आपको। और क्या राइट टाइम है अभी करने का, नहीं है, बहुत सारी बातें बता देगा। इसके अलावा और क्या मंगा सकते हैं। वो कई बार कहता है अरे छोड़ो ना जी, अल्मुनियम छोड़ो, आप एक काम करो कॉपर मंगाओ। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आजकल एक आइटम है ज्यूरिक, जोरबा, ये मिक्सचर ग्रेड होते हैं, ये बहुत आते हैं और लोग पैसा बना रहे हैं इसके अंदर। जैसे ज्यूरिक है उसमें छटाई करनी पड़ती है बेसिकली। ज्यूरिक मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ स्टील, और बाकी कंपोनेंट्स अलग अलग होंगे, 2% कॉपर, 4% ब्रास, ऐसे ऐसे करके, कुछ मिट्टी भी होगी, कुछ रबड़ भी होगी। तो वो सब चीजें होने की वजह से वो सस्ते भी मिल जाते हैं, उनमें मार्जिन भी होता है, उनमें मेहनत होती है। ऐसे जोरबा होता है, जोरबा में मैक्सिमम एल्यूमिनियम होता है और बाकी चीजें अलग अलग होती है। तो ऐसी चीजें बहुत आती है, वो सब भी आप पूछ सकते हो कि ज्यादातर आइटम है स्क्रैप में क्या आ रही है, मेटल स्क्रैप में। तो सीएचसी से मिलना शुरू करो, आपकी एक्सपर्टीज होती चली जाएगी। बाकी हम लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनको अलग अलग थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस है, वो भी आपको मिलेगा। हमारे फ्री वेबिनार में आते रहिए, वहां पे भी आपको लोगों से कम्युनिटी डेवलप होगी। हो सकता है कोई आपके ऐसा आदमी मिल जाए जो बाहर से एक्सपोर्ट करता हो, और आपको उसके भी कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए। जी, अशोक थैंक सर यू आप सर। लीजिएगा प्लीज। जी। देखिए, ये बताने का फर्क होता है क्योंकि तपस जी रोज इंपोर्ट कर रहे हैं, रोज उनके वहां से कंटेनर चलते हैं, खुद जाके बाइंग करते हैं। जो काम हम बहुत पहले करते थे, आज वो खुद कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क रहता है। तो आपने सबने सुना, और मैं फिर बार बार यही कहूंगा कि जो भी मेटल स्क्रैप करें, इसके अलावा एक चीज और हम लोग देते हैं, वो आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप आज बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कभी ना कभी ऐसी स्टेज आएगी कि आप 10-20 करोड़ का बिजनेस कर पा रहे हैं। तो फिर उस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, 10-20 करोड़ से कैसे 100, 150, 200 करोड़ तक जाना है, वो आईपीओ के थ्रू होता है। और हमारा एक डिपार्टमेंट है जो आईपीओ निकालता है, निकलवाता है। और अगर आप अभी इस स्टेज में नहीं है, आपके कोई नियर एंड डियर हैं, तो वो आराम से आईपीओ निकाल सकते हैं, आप उसमें एक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। हमारे पास वो पूरी टीम है जो आईपीओ निकालती है, और उसमें ना केवल कोई फीस नहीं लेते हैं। अगर वो जेन्युइन लोग हैं तो हम, हमारे जो फंड्स हैं, वो 100-200 करोड़ रुपया हम उसमें अपना डाल देते हैं। आपका पैसा भी डबल ट्रिपल हो जाता है, हमारा भी डबल ट्रिपल हो जाता है। तो एक आईपीओ एक ऐसी चीज है, आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव या सीए से बात कर सकते हैं। 100% वो कहेगा कि नहीं निकल सकता, नहीं निकाल सकते, हम उसी को निकलवाते हैं। वो हमारी स्पेशलिटी है। यानी अगर आप सोच रहे हैं, तो आप, वहां तक सोचने में भी डर लगता है कि जब हम 100 करोड़ 200 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन मेटल में ये बहुत इजी है। आप मेटल जब इंपोर्ट करते हैं तो 5-10 करोड़ का हर महीने का इंपोर्ट बहुत नॉर्मल हो जाता है, नॉमिनल होता है। तो इसमें आप आसानी से, आपने 10 करोड़ का मंथली किया, 120 करोड़ का इंपोर्ट कर लिया, आप आराम से 500 करोड़ का आईपीओ निकाल। मेटल इज ए वेरी गुड बिजनेस एंड यू हैव कम टू ए राइट प्लेटफॉर्म। आप इस पे थोड़ा मेहनत करिए, लोगों से बातचीत करिए, अपने सर्किल में बातचीत करिए, और ये सीखने के बाद आई विल से, जब आपको अगर ऐसा लगे कि ये प्लेटफॉर्म आपको कुछ सिखा पाने में समर्थ है, फिर आप उसको शुरू कर दीजिए और काम शुरू कर दीजिए। तो मैं कहूँगा कि देखिए, बिल्कुल हम थोड़ा इसको टाइम से लिमिटेड इसलिए रखना चाहते हैं कि बहुत दूर दूर से संयोग जी ऑस्ट्रेलिया से हैं, और जसवंत सिंह जी भी ऑस्ट्रेलिया, हाँ आधी रात हो चुकी है इस वक्त। संयोग जी कितना हो चुका टाइम ऑस्ट्रेलिया? अभी सर 1:24 रात देखिए, का। देखिए, रात के 1:30 बज चुके हैं, लेकिन इनका देखिए कमिटमेंट देखिए, और बहुत पहले से आ रहे हैं। तो ये असल में काम करना, तो ये प्रदेश में जो हमारे भाई लोग गए हुए ये जानते हैं, दिन और रात का मीनिंग ये जानते हैं।
काम करना क्या होता है। यहाँ हम लोग कई बार वीडियो ऑन करने में ही हमको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पता लग जाएगा कि हम सो रहे हैं या जग रहे हैं। आपका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप सो रहे हैं या जग रहे हैं, लेकिन और यही होता है हमेशा। लेकिन आप आए हैं, आपने लॉग इन किया है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी और 3 सेशन होंगे, तो आप अपने कोशिश करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप पैदा करें, लोगों से बातचीत करें, जो लोग नहीं जानते उनसे भी बातचीत करें, और उनके जो बिल्कुल यूजलेस क्वेश्चन है वो हमसे पूछे, क्योंकि हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ आगे बढ़े। तो मैं कहूँगा आज आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तपस जी बिल्कुल थक चुके हैं, राहुल जी थक चुके हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा राहुल जी को, राहुल जी एक बार आप इनको फेयरवेल तो करें। अपनी पूरी आपने इतनी मेहनत की है। बिल्कुल। नहीं 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी सबसे एक चीज की जरूर रिक्वेस्ट है, देखिए आज का जो सेशन है वो हम बहुत स्लो चले हैं। वो क्यों स्लो चले हैं? ताकि आप लोग एक एक स्टेप करके आगे बढ़ो। मेरी बात समझ रहे हो सर? आप जितने भी मेंबर्स हैं हम बहुत स्लो चले सर। जब राहुल आप जी, सेकंड में आओगे। राहुल जी हर रेस में पहले जो है एथलीट स्लो चलता है, फिर धीरे बिल्कुल धीरे सर, वो लेता है। तो बिल्कुल स्लो ही चलना ठीक है। पहली बार में अगर फास्ट हो गया तो गिर पड़ेगा, नहीं पूरा कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो आज का टास्क है वो सिर्फ एक टास्क है कि आपको जाके सीएचए से बात करना। और अगर बाई चांस आपको कोई इशू आता है तो आप काव्या मैम से मेरा नंबर ले लीजिएगा। जो भी आपको इशू आता है आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो भी इशू आता है तो उसमें आपका इशू हैंड टू हैंड सॉल्व हो जाए। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज प्लीज, जब आप यहां तक आए हो, जब आपने पैसे खर्च करे हैं, तो ये जो आपको टास्क मिला है वो जरूर करना। अब मैं आपको बताऊं टास्क करने का बेनिफिट क्या होगा। आदित्य जी हैं, वो सीएचसी के पास गए, उनके 20 क्वेश्चन है। सुनील कुमार जी हैं, वो सीएचसी के पास गए, उनके 10 क्वेश्चन है। जसवंत सिंह जी गए, उनके 20 क्वेश्चन है। तो सबके जो क्वेश्चन निकल के आएंगे उसी में से आपको आंसर मिलेगा। मेरी ठीक बात है। समझ रहे हैं आदित्य जी? उसी में से आपको आंसर मिलेगा। और जब तक आप जाएंगे नहीं, आप बिल्कुल ब्लैंक रहेंगे, बिल्कुल ब्लैंक। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, क्योंकि ये वाले सेशन में हम सबसे जरूरी आपको कहते हैं कि जब तक आप निकलोगे नहीं, अपनी गद्दी छोड़ोगे नहीं, आप नेक्स्ट लेवल नहीं जा सकते। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 सीएचए से जरूर जाके मिले। सर जैसे कोई भी प्रोडक्ट है हाँ जी। किसी भी कंट्री से जैसे भेजना है या यहाँ से वहां से लेना है, तो हाँ जी ये रेट कैसे पता चलेगी कि वहां पे जो रेट कितनी है? सर, आपका प्रोडक्ट क्या है? मेरा सर एग्री एग्री प्रोडक्ट्स का काम है। जैसे मैं मस्टर्ड, सोया सीड, बीट, इसके बाद पैडी का काम करता हूँ। ठीक है। तो अब सर जैसे उसके लिए आपको वहां की मार्केट पकड़नी पड़ेगी। आपको नेट से निकालना पड़ेगा। नेट से निकालने के बाद आपको जो लोकल वहां सेल आउट हो रहा है वो पता करना पड़ेगा। फिर उस पे होलसेलर पे, ये सब बैठे बैठे काम होंगे। जैसे आप अभी एडवांस लेवल पे गए थे, जैसे ही सर ने बोला और कट से आपने रिसर्च करी, बस सेम ऐसे ही। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। गूगल मैप आप सब लोग जानते होंगे, हम राइट? जो भी आपको सर्च करना है कहीं का भी, आज आप बैठ के देखना, ये आपको पॉइंट इतना बड़ा मिल रहा है यहाँ पे। गूगल मैप पे जाके आपको कुछ भी डालना है, आप वहां पे सर्च करो, आपके पास कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी गूगल मैप पे। गूगल पे नहीं, गूगल मैप पे। मेरी बात समझ रहे हो सब? ठीक है। देखिए, मैं हर एक, हमारी जो टीम है हर एक की कैटेगरी अलग है। गूगल मैप पे आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लिखेंगे, उसकी कंपनीज आ जाएंगी बहुत सारी। आप रिसर्च करिए, आपको बैठे बैठे मैंने 20 कंपनी बता दी। नहीं तो आप अभी जस्ट वेबिनार के बाद ट्राई कर लीजिएगा। थैंक यू सर। चलिए, और मेरे को लगता है काफी टाइम हो चुका है और अब हमें चलना भी चाहिए। तो अशोक सर, क्या आप इजाजत चाहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, हाँ इजाजत चाहता हूँ। और जी आप सर, मुझे सबको पता है आपको बहुत लेट हो रहा है, मैं जानता हूं। क्योंकि सर, कभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ सेशंस के लिए 9 o'clock लास्ट होते, नहीं तो 10 o'clock बिल्कुल सर सो जाते हैं। और सुबह उठ के सुबह सर डेली पार्क जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और ये बिल्कुल सर, कहेंगे अगली बिल्कुल। बार भी आप बिल्कुल टाइम से आइएगा। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सर।
थैंक यू, ओके थैंक सर, यू, नमस्कार, थैंक जय यू, हिंद। थैंक यू, नमस्कार, थैंक थैंक यू, यू गुड राहुल नाइट, सर। गुड नाइट। नमस्कार। और जसवंत जी देखो, मैंने आपसे कहा था, आपने मेरे को मैसेज करा था कि मेरे को लास्ट वाला सेशन चाहिए, मैंने आपको पूरे सेशन दिलवा दिए। हाँ जी कमल जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। यहाँ से हैंड रेज करना होता है, कहाँ से होता है? क्या करना होता है? हैंड रेज।